तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यार अगर तुम भी अपने एडिटिंग जर्नी की शुरुआत प्रीमियर प्रो के साथ करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे कंसेप्ट कवर किए हैं जो कि एक बिगिनर के लिए जानना मस्ट है कि कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे हम अपने एडिटिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, हम इंटरमीडिएट एंड एडवांस होते जाएंगे। तो कुछ सीखने के लिए आया हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट पेशेंस के साथ देखना। आई गारंटीड कि तुम इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख करके जरूर जाओगे। सो एंजॉय द वीडियो टिल द एंड। मैं मिलता हूं तुम्हें वीडियो के एंड में। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। अब हम अपने प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट में काम किया है उन सारे प्रोजेक्ट की यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही होगी तुम्हें। अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और नए प्रोजेक्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर हमें क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने नए प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ और माई प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर इसकी लोकेशन यहाँ पर दी हुई है, तो लोकेशन डिफाइन करना होगा हमें सबसे पहले। तो यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करना है और इसके बाद हमें इसे कहाँ पर सेव करना है इस प्रोजेक्ट को, वहां पर हमें इसका लोकेशन डिफाइन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं माई वर्क वाले फोल्डर में एंटर कर लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पर इसका मैं नाम दे दूंगा माई प्रोजेक्ट, और इसी फोल्डर के अंदर हमें अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो माई प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर लोकेशन आ चुका है, तो इसका पाथ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें सिंपली स्क्रैच डिस्क पे क्लिक करना है। स्क्रैच डिस्क पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो यहाँ पर जितने भी पाथ है यहाँ पर इन सभी पाथ को हमें डिफाइन कर लेना है। इन सभी के लिए जो पाथ डिफाइन होना चाहिए वो वही सेम फोल्डर होना चाहिए जिसमें हमने अपने प्रोजेक्ट को सेव किया है। हम वापस से इन सब के पाथ को डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमें सारे पाथ को सेलेक्ट कर लेना है वापस से। तो यहाँ पर हम ब्राउज पे जाएंगे। अब ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हमें वापस से अपने इसी पाथ को डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ पर माई प्रोजेक्ट वाला जो फोल्डर जहाँ पे भी था मेरा, इस पाथ को सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो यही सेम पाथ हमें सारे के लिए डिफाइन कर लेना है ताकि हमारा जितना भी प्रोजेक्ट सेव हो सारा का सारा सेव मेरा उसी फोल्डर में हो। तो यहाँ पर फिर से हमें वही पाथ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर माई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ सेलेक्ट फोल्डर पे फिर से क्लिक कर लेना है। इस तरह से हमें सारे पाथ को चेंज कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा अभी पाथ कोई दूसरा फोल्डर दिखा रहा है, लेकिन हमने अभी जिस नए प्रोजेक्ट को क्रिएट किया हमें वही पाथ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें ब्राउज पे क्लिक करना है फिर से, और अगेन हमें सारे पाथ को अपना चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपना यहाँ पर सारा पाथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो कि मेरा इंटरफेस तुम्हें अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, बट जब तुम पहली बार इसे ओपन करोगे तो तुम्हें में भी हो सकता है कि तुम्हारा इंटरफेस कुछ इस तरह से तुम्हें दिखाई पड़े। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने वर्क स्पेस को सेटअप करना है। वर्क स्पेस वो जगह होती है जहां पर हम अपना काम करेंगे या फिर अपनी एडिटिंग करेंगे। तो हमें अपने एडिटिंग वाले स्पेस को कुछ अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना है। उसके बाद हम अपनी एडिटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो चीज रखनी है, और जो फालतू की चीजें हैं उसे अभी हमें क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी फालतू की चीजें हैं उस पर क्लिक करना है और उसके बाद उसे क्लोज कर देना है। जैसे मीडिया ब्राउजर का हमें जल्दी कोई काम नहीं आने वाला, जैसे क्लोज पैनल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो इफेक्ट्स पैनल में काफी सारी चीजें यहाँ पर अभी ओपन है जो कि हमारे अभी उतने काम की नहीं है। तो हमें इनसे एक एक करके क्लोज कर लेना है। यहाँ पे क्लोज कर लेना है सिंपली इस तरह से। और यहाँ देख सकते हो ये दो चीजें दिखाई दे रही है, इफेक्ट्स और एसेंशियल ग्राफिक्स। थोड़ी देर के लिए एसेंशियल ग्राफिक्स को भी हमें क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर हमारा एक ही चीज बचा हुआ है। हमें अपने वर्कस्पेस को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ताकि हमारा जो ये टाइमलाइन है ये पूरा लेंथ हमारा कवर कर सके और हमें स्क्रीन की पूरी विड्थ मिल सके, ताकि हमारी एडिटिंग और भी स्मूथ और आसान हो सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट वाले पैनल को यहाँ से हटा करके दूसरे साइड कर लेना है। और ये जो इफेक्ट का जो पैनल है ये देख सकते हो इसने पूरी लेंथ यहाँ पर ऑक्यूपाई की हुई है, तो इसको भी हमें सबसे पहले हटाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इफेक्ट्स वाले पैनल पे क्लिक करके या फिर इसके हेड में कहीं पे भी क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर ये जो ब्लू एरिया जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू एरिया जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस ब्लू एरिया में अगर वहां पर तुम इसे छोड़ दोगे तो इफेक्ट्स पैनल तुम्हारा वहां पर चला जाएगा। तो तुम देख सकते हो ये कुछ इस तरह से आ गया। तो हमें इस तरह से नहीं करना, हमें अपने ब्लू वाले एरिया को यहाँ पर देख सकते हो तुम, ब्लू वाला एरिया जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें इसके यहाँ पर इसके साइड में कर लेना है। जहां भी ब्लू एरिया हमें यहाँ इफेक्ट वाले पैनल को रखना है। तो हमें इफेक्ट पैनल को यहाँ पे ला करके छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा इफेक्ट पैनल आ चुका है, और इसके बाद मुझे जब ऐसा एरो आने के बाद यहाँ पर मुझे ऐसे स्लाइड करना है और इस पैनल को इस तरह से छोटा कर लेना है, और उसके बाद इफेक्ट्स पैनल को भी इस तरह से बड़ा कर लेना है। अब देख सकते हो कि हमारे पास काफी एरिया आ चुका है, और यहाँ पर आकर के इसको भी थोड़ा सा हमें यहाँ पर स्लाइड करके छोटा कर लेना है ताकि ये हमारा और स्पेस बन जाए। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पैनल है, इस प्रोजेक्ट पैनल को भी हम हटा देते हैं यहाँ से, और इस प्रोजेक्ट पैनल को उठा करके हम यहाँ पर सिंपली इफेक्ट्स के बगल में ला करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट पैनल भी यहाँ पर आ चुका है और मेरा इफेक्ट्स पैनल भी यहाँ पर आ चुका है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों
दोनों चीजों को सेटअप कर लिया है और सेटअप करने के बाद देख सकते हो हमारा टाइमलाइन काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और हमें एडिटिंग करने में काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो इफेक्ट्स कंट्रोल है यहाँ पर, और ये ल्यूमेट्री स्कोप्स ये हमारे किसी काम का भी नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर सोर्स क्लिप, यहाँ पर इसको इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज कर लेना है। और इसके बाद ऑडियो क्लिप मिक्सर, ये तीनों चीजें यहाँ पर रहेंगी। और इसके बाद यहाँ पर हमें एक और पैनल की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हमें पैनल की जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पर उसे ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे 2 पैनल दिखाई दे रहे होंगे, और बाई चांस अगर हमें कोई पैनल चाहिए तो हमें सिंपली विंडोज पैनल पे आना है। और विंडोज में आने के बाद यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे पैनल यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मुझे चाहिए एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल, तो एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल पे मैं चेक कर दूंगा। तो चेक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल कुछ खुल करके आ गया है, लेकिन ये देख सकते हो कि पूरा का पूरा जगह इसने ऑक्युपाई कर लिया है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इस एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल को उठाना है और उठाने के बाद इस प्रोजेक्ट पैनल के जस्ट बगल में ला करके छोड़ देना है। तो छोड़ने के बाद तुम देख सकते हो कि यहाँ पर वापस से मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल, एसेंशियल ग्राफिक्स और इफेक्ट पैनल आ गया है, बट इसने थोड़ा सा जगह कम कर दिया। इसके लिए मुझे इस जगह को थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है, और इस विड्थ को भी थोड़ा सा मुझे और इस तरह से स्लाइड करके छोटा कर लेना है, और इस तरफ थोड़ा सा और जगह मेंटेन कर लेना है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरा 3 पैनल आ चुका है, और एसेंशियल ग्राफिक्स को मैं चाहता हूँ कि मैं इधर रखूँ, तो मैं कुछ इस तरह से इसे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो मुझे इस तरह से जो पैनल चाहिए होंगे उस तरह से मुझे एक एक पैनल ला करके यहाँ पर दोनों में से कोई भी साइड ला करके तुम इस पैनल को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर बाई चांस मैं चाहता हूँ कि एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल यहाँ ना ला करके मैं यहाँ पर रखूँ, तो मैं इसको वहां पर भी रख सकता हूँ। तो एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल को ला करके मैं यहाँ पर ऑडियो क्लिप मिक्सर के बगल में ला करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल मेरा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से तुम्हें कुछ अपने प्रीमियर प्रो को कस्टमाइज करना है और अपने लिए एक परफेक्ट वर्कस्पेस डिजाइन करना है। वर्कस्पेस डिजाइन करना मतलब हमें अपने लिए एक एडिटिंग की स्पेस बनानी है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 2 स्पेस बनाए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ मेरा YT HD है और YT शॉर्ट्स है। 2 वर्कस्पेस मैंने बना करके रखे हैं। हमें अपने अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से काम करना पड़ता है हम उस हिसाब से उसे चूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे इस वर्कस्पेस को सेव करना है, मुझे बार बार वर्कस्पेस क्रिएट ना करना पड़े, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, आ जाना है अपने विंडोज में, यहाँ पर वर्कस्पेस पे क्लिक करना है। वर्कस्पेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव एज ए न्यू वर्कस्पेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो भी अपने वर्कस्पेस का नाम देंगे वो वर्कस्पेस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर माई वर्कस्पेस लिख करके मैं अगर सेव कर लेता हूँ तो ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैं विंडो और वर्कस्पेस में जाता हूँ तो यहाँ पर तुम्हें माई वर्कस्पेस का नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरह से तुम्हें अपने YT HD और YT शॉर्ट्स दोनों के लिए तुम्हें वर्कस्पेस क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा YT HD का वर्कस्पेस पहले से क्रिएटेड है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर तुम्हें क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा वर्कस्पेस कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, और इसी तरह से मेरा यहाँ पर शॉर्ट्स का भी यहाँ पर क्रिएटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर YT शॉर्ट्स का भी मेरा यहाँ पर वर्कस्पेस है। तो YT शॉर्ट्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, शॉर्ट्स के लिए मुझे लॉन्ग स्क्रीन चाहिए होती है। तो लॉन्ग स्क्रीन के लिए देख सकते हो स्क्रीन जो मेरा यहाँ पर डिस्प्ले होगा वो लॉन्ग वाला स्क्रीन मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर अपने शॉर्ट्स वाले वर्कस्पेस को डिजाइन करके रखा है। तो तुम देख सकते हो हम माई वर्कस्पेस पे आ गए हैं, और यहाँ पर देख सकते हो अगर मुझे शॉर्ट्स का सीक्वेंस क्रिएट करना है तो शॉर्ट्स के सीक्वेंस के लिए मुझे सिंपली इस जो पैनल है जिसमें हमें अपना स्क्रीन या प्रीव्यू जिसमें दिखाई पड़ेगा, इस प्रीव्यू पैनल को हमें यहाँ पर ला करके और इसको पकड़ करके यहाँ देख सकते हो जब तक ग्रीन मार्क ना आ जाए, देख सकते हो यहाँ पर ब्लू मार्क है और एक यहाँ पे ग्रीन मार्क आ रहा है। तो जब तक ग्रीन मार्क ना आ जाए तब तक हमें इसे छोड़ना नहीं है। जब ग्रीन मार्क आ जाएगा तो हमें इसको ला करके छोड़ देना है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा प्रोग्राम पैनल यहाँ पर जहाँ पे प्रीव्यू पैनल है वो यहाँ पर आ चुका है, और इसको फिर वापस से ला करके अपने हिसाब से इस तरह से कस्टमाइज कर लेना है, इसे इस तरह से छोटा कर लेना है। तो स्क्रीन साइज मेरी कुछ इतनी रहनी चाहिए। और देख सकते हो ये टूल वाला पैनल काफी बड़ा लग रहा है, तो इसको टूल वाले पैनल को मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ देख सकते हो अब मेरे ये शॉर्ट्स के हिसाब से ये वर्कस्पेस भी तैयार हो चुका है। तो शॉर्ट्स के हिसाब से हमें कुछ अपना वर्कस्पेस इस तरह से तैयार कर लेना है। यहाँ पर मेरा प्रीव्यू पैनल, यहाँ पे स्क्रीन मेरा शो होगा, और चाहो तो तुम ये वॉल्यूम वाले पैनल को हटा सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लोज पैनल का ऑप्शन आता है, तो तुम इसे क्लोज भी कर सकते हो। क्लोज करने के बाद देख सकते हो टाइमलाइन थोड़ी सी और बड़ी हो गई, और ये शॉर्ट्स के लिए मेरा एक नया वर्कस्पेस तैयार हो गया। और चाहो तो तुम इसे सेव भी कर सकते हो। तो शॉर्ट्स के लिए तुम इसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे वर्कस्पेस में आने के बाद यहाँ पर सेव एज न्यू वर्कस्पेस क्लिक करना, और यहाँ पर तुम इसे माई शॉर्ट्स नाम दे सकते हो। तो कुछ इस तरह से तुम्हें इसे सेव कर लेना, और ओके पे क्लिक करने के बाद तुम्हारा ये माई शॉर्ट वर्कस्पेस सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद तुम्हें वापस से वहां पर वर्कस्पेस वाले पैनल पे तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो मैं सेव नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे दोनों वर्कस्पेस HD के लिए और शॉर्ट्स के लिए, तो इसलिए मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूं। इस तरह से तुम्हें सबसे पहले अपने प्रीमियर प्रो के वर्कस्पेस को कस्टमाइज कर लेना है, इसके बाद अपने एडिटिंग को स्टार्ट करना है। तो अपने वर्कस्पेस को क्रिएट कर लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, और वर्कस्पेस क्रिएट कर लेने के बाद मैं अपने नॉर्मल वर्कस्पेस पे आ जाता हूं। सबसे पहले YT HD के वर्कस्पेस पे आ जाता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अपने वर्कस्पेस पे आ चुका हूं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पैनल्स की जानकारी लेंगे। हम सबसे पहले जिस पैनल के बारे में जानेंगे वो है प्रोजेक्ट पैनल। प्रोजेक्ट पैनल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसी पैनल के बारे में जानेंगे। तो देख सकते हो तो यहाँ पर एक न्यू आइटम का ऑप्शन है, और यहाँ पर ये न्यू बिन का ऑप्शन है। न्यू बिन पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगा। अभी मैं फोल्डर क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ देख सकते हो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो यहाँ पर ये न्यू आइटम का है। तो यहाँ पर देख सकते हो न्यू आइटम के बाद यहाँ पर हमें काफी सारी
चीजें देखने को मिल रही है। तो हमें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीज को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला जो चीज है, हमें जो सबसे पहले जो क्रिएट करना है अपने वर्क स्पेस में आने के बाद, वो हमारा होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारा रेशियो कह सकते हो कि हम कितने बाय कितने का रेशियो हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 16:9 का फ्रेम चाहता हूं तो मुझे 16:9 का यहाँ पर सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उस हिसाब से मेरा यहाँ पर प्रीव्यू स्क्रीन यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं जैसे ही सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सीक्वेंस पे क्रिएट करने के बाद यहाँ देख सकते हो यहाँ पर मेरे दो चीज आ चुकी है। यहाँ पर एक YT शॉर्ट्स है और यहाँ पर एक YouTube लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसे सेव करके रखा है। जब तुम पहली बार ओपन करोगे तो तुम्हें ये नहीं दिखाई देगा। जब तुम पहली बार ओपन कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हें यहाँ पर डिजिटल SLR पे आना है और यहाँ पर 1080p दिख रहे हो। तो इस पे आने के बाद यहाँ पर तुम्हें देख सकते हो यहाँ पर DSLR 1080p 30 फ्रेम रेट वाले को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वापस सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो तुम्हें यहाँ पर विड्थ और हाइट जो भी रेशियो तुम्हें रखना है यहाँ पर उस हिसाब से तुम यहाँ पर रख सकते हो। तो अभी के लिए हम HD सीक्वेंस ही लेंगे और रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सीक्वेंस नाम आ रहा है। तो यहाँ पर सीक्वेंस का तुम क्या नाम देना चाहते हो? तो अगर तुम सीक्वेंस का नाम HD देना चाहते हो तो यहाँ पर HD वीडियो यहाँ पर दे सकते हो। HD वीडियो दे करके और यहाँ पर सेव प्रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर तुम सेव प्रीसेट पे क्लिक करते हो तो सेव प्रीसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर मैं इस सीक्वेंस को सेव करना चाहता हूँ, मुझे बार बार इस तरह से सेटिंग ना करना पड़े, तो इसके लिए मैं क्या करना है यहाँ पर HD वीडियो लिख करके और इस सीक्वेंस को सेव कर लेना है। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना और ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर HD वीडियो के नाम से यहाँ पर मुझे एक नीचे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कस्टम के अंदर। अब मुझे हर बार जब भी मुझे नया सीक्वेंस क्रिएट करना होगा तो उस टाइम पे मुझे यहाँ पर न्यू आइटम पे क्लिक करना है। बस सीक्वेंस पे आने के बाद यहाँ पर मुझे HD वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा HD वर्कस्पेस यहाँ पर HD टाइमलाइन आ गया है। तो कुछ इस तरह से हमें अपने नए सीक्वेंस को क्रिएट करना है। इसी तरह से हम अपने शॉर्ट्स के सीक्वेंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ तो सीक्वेंस पे क्लिक करने के बाद अभी मेरा तो HD के लिए है, बट मैं अगर यहाँ पर सेटिंग्स में आता हूँ तो हमें यहाँ पर अपने सीक्वेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें 1080 सेव कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हमें 1920 सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 9:16 का रेशियो यहाँ पर आ चुका है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर तुम इसका नाम दे सकते हो। तो इसका नाम तुम शॉर्ट सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद यहाँ पर सेव प्रीसेट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर तुम सेव करोगे और सेव करने के बाद यहाँ पर इसका नाम तुम शॉर्ट्स रख सकते हो। तो यहाँ पर शॉर्ट्स रखने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर कस्टम बिन में तुम्हें फिर से एक शॉर्ट्स का यहाँ पर तुम्हें प्रीसेट दिखाई पड़ेगा। तो तुम्हें अगली बार से जब भी तुम सीक्वेंस क्रिएट करोगे, चाहे अपने HD वीडियो के लिए कर रहे हो चाहे शॉर्ट्स वीडियो के लिए कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हें सिंपली इस शॉर्ट्स पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरा यहाँ HD का सीक्वेंस था, अब मेरा यहाँ पे शॉर्ट्स का सीक्वेंस आ चुका है और मेरा यहाँ पर शॉर्ट्स का चीज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर मैं शॉर्ट्स पे वर्क कर रहा हूँ और मुझे इस तरह से मेरा वर्कस्पेस दिखाई पड़ रहा है तो हमें क्या करना है, अपने यहाँ से YT HG को हटा करके अपने वर्कस्पेस को YT शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मैं शॉर्ट्स में कन्वर्ट करता हूँ देख सकते हो मेरा स्क्रीन बड़ा हो चुका है और इसके बाद मैं यहाँ से आसानी से काम कर सकता हूँ। और अगर मैं HD वाले फ्रेम पे काम करूंगा तो उस टाइम पे मुझे ये स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटी दिखाई पड़ रही है, जिसके लिए मुझे क्या करना है, अपने यहाँ पर अगर तुम्हें यहाँ पे वर्कस्पेस ना मिले तो सिंपली तुम्हें यहाँ विंडोज में आने के बाद तुम्हें वर्कस्पेस दिख जाएगा। वर्कस्पेस पे आने के बाद तुम आराम से अपने YT HD वाले वर्कस्पेस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो HD वाले वर्कस्पेस को सेलेक्ट करते ही तुम्हारा स्क्रीन वापस से फिर से रीसेट हो जाएगा। आई होप तुम्हें सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस मतलब हमें किस फ्रेम पर काम करना है और किस फ्रेम के लिए हमें अपनी एडिटिंग टाइमलाइन चाहिए। इसके बाद मैं कुछ पैनल्स के बारे में बता देता हूं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरा दोनों साइड यहाँ पर तुम्हें पैनल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये मेरा प्रोजेक्ट पैनल है। इस प्रोजेक्ट पैनल में ही अपने जितने भी फोल्डर्स को इंपोर्ट करेंगे और ये मेरा इफेक्ट्स पैनल है। जितने भी इफेक्ट्स हम अपने वीडियोस में यूज करेंगे वो सारे के सारे इफेक्ट्स यहीं पे हमें सर्च करने हैं और सर्च करने के बाद अपने वीडियोस में लगाने हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हो इफेक्ट कंट्रोल का पैनल है। इस पैनल में हम इफेक्ट से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होंगी वो सारे के सारे चीजें यहाँ पर ही सेटिंग्स हमें खुल करके आएंगी। यानी कि हमें किसी भी वीडियो क्लिप की पोजीशन क्या रखनी है, उसका स्केल कितना रखना है, उसे कितना बड़ा या छोटा रखना है और उसे कितना रोटेट करना, उन सभी चीजों की सेटिंग्स या प्रॉपर्टीज सारी की सारी चीजें यहीं पर हमें इफेक्ट कंट्रोल के पैनल पे ही दिखाई देंगी। इसके बाद देख सकते हो यहाँ ऑडियो क्लिप मिक्सर का तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ऑडियो क्लिप मिक्सर में हम यहाँ पर ऑडियो 1 के ट्रैक में, ऑडियो 2, ऑडियो 3 तीन ट्रैक दिखाई दे रहा होगा। तो इन तीनों ट्रैक में जो ऑडियो है उन सबका लेवल हम कितना रखना चाहते हैं वो यहाँ पर हम इसे चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर कोई ऑडियो नहीं रखा है। तो जब हम यहाँ पर ऑडियो लेकर के आएंगे तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर उसका लेवल दिखाई देगा कि उसका लेवल अभी कितना है। उस हिसाब से हम अपने ऑडियो के लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ये प्रीव्यू पैनल है। इस पैनल में ही मुझे अपने एडिटिंग की प्रीव्यू दिखाई पड़ेगी कि मैंने क्या एडिट किया है। सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं अपने बार एंड टोन को। तो तुम देख सकते हो कि जब मैं बार एंड टोन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ओके का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर फ्रेम रेट वही रहेगा जो फ्रेम रेट हम चाहते हैं और यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये बार एंड टोन तुमने काफी सारे वीडियोज में देखा होगा। और इसको अगर मैं अपने टाइमलाइन पे ला करके यहाँ पर रखता हूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरह से ये बार एंड टोन यहाँ पर तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो ये तुमने काफी सारे वीडियोज में यूट्यूब में दिखा होगा। और इसके बाद तुम कलर मेट देख सकते हो। कलर मेट का मतलब है हमें कौन सा सॉलिड कलर चाहिए। तो यहाँ पर कलर मेट पे क्लिक करने के बाद ओके
ओके पे क्लिक करेंगे तो जिस भी कलर का हमें सॉलिड चाहिए उस कलर को हमें अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना और यहाँ पर सॉलिड कलर का नाम जो भी देना चाहता हूँ उसके नाम देकर के यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो मेरा सॉलिड कलर आ चुका है। इसको जब मैं अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरा कलर ये दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी के लिए जितनी भी चीजें जरूरी थी हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पर शॉर्ट आइकन्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तुम शॉर्ट आइकन्स को यहाँ पर जिस भी तरह से चाहे उस तरह से तुम इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये जो एडजस्ट द साइज ऑफ, ये तुम देख सकते हो इस साइज को तुम अगर इंक्रीज करना चाहो तो तुम इंक्रीज कर सकते हो इस तरह से, और डिक्रीज करना चाहो तो डिक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर लिस्ट व्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं लिस्ट व्यू का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो ये चीजें लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो मुझे ये आइकन्स के फॉर्म में नहीं दिखेंगी। और अगर मैं आइकन व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आइकन के फॉर्म में दिखाई देंगी, लिस्ट के फॉर्म में नहीं दिखाई देंगी। और यहाँ पर देख सकते हो एक पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है द प्रोजेक्ट इज रीडेबल, यानी हम अभी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, हम इसमें अभी चेंजेस कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर देंगे तो हम इस पे एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो एक लॉक का भी निशान आ चुका है। अब ये प्रोजेक्ट लॉक हो चुका है। अब इसमें सिर्फ हम इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं और इसको प्ले कर सकते हैं, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इसे लॉक से हटा देना है और लॉक से हटा देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फिर वापस से ग्रीन मार्क बन चुका है और ये प्रोजेक्ट इज रेटेबल दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो भी नेसेसरी चीजें थी अभी के लिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी चीजें कवर कर ली है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे अपने प्रोजेक्ट में किसी भी फाइल्स को या फिर हम जो एडिटिंग करेंगे उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स होगा उसे कैसे इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें कोई भी स्टॉक फुटेजेस को, कोई भी क्लिप्स को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट पैनल में यहाँ पे आना है और यहाँ पर डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये पैनल ओपन हो जाएगा और इस पैनल में ओपन होने के बाद हमें ठीक वहीं पर चले जाना है जहाँ पर हमने अपने प्रोजेक्ट को सेव किया था। तो तुम देख सकते हो मैंने अपने माई वर्क वाले फोल्डर में यहाँ पर अपना माई प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट किया था और माई प्रोजेक्ट में फोल्डर में मैंने सारे पाथ लोकेट किए थे। तो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर सेव हो रही है। और सेव होने के बाद एक चीज मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर हमें एक और फोल्डर खुद से ही क्रिएट कर लेना है। माई प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हमें एक अपना फोल्डर क्रिएट कर लेना है रॉ नाम का या फिर रॉ मटेरियल नाम का तुम क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कि तुम्हें अपने सारे के सारे मटेरियल जो भी तुम एडिटिंग में यूज करोगे वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर तुम्हारी होनी चाहिए। लोग बेसिकली ए रोल बी रोल्स के नाम से भी फोल्डर को क्रिएट करते हैं या फिर लोग ऑडियो और वीडियो के नाम से भी फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिसमें कि एक में ऑडियो में अपने SFX और अपने बैकग्राउंड म्यूजिक और जो भी चीजें यूज होती है ऑडियो से रिलेटेड वो चीज रखते हैं और एक में वीडियो की चीजें रखते हैं, यानी दिखने वाली जितनी भी चीजें होती है ग्राफिक्स और क्लिप्स और स्टॉक फुटेज जितने भी सारी चीजें होती है वो वीडियो वाले फोल्डर में रखते हैं। तो मैं दो फोल्डर नहीं क्रिएट करता या फिर मैं ए रोल और बी रोल नहीं क्रिएट करता, मैं सीधे एक ही फोल्डर क्रिएट करता हूँ रॉ नाम का और इस रॉ में ही अपनी सारी एडिटिंग वाली रिक्वायर्ड मटेरियल्स को रखता हूँ। तो हम जब भी किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस टाइम पे हमें एक रॉ नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। रॉ नहीं तो फिर आप ए रोल बी रोल्स या फिर ऑडियो वीडियो नाम के भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कि आपको अपने साउंड इफेक्ट्स, अपने ऑडियो क्लिप्स, अपने वीडियोस को रखना है ताकि आपके प्रोजेक्ट से कोई भी फाइल मिसिंग ना हो। अगर कोई फाइल मिसिंग हो जाएगी तो आपके प्रोजेक्ट को ओपन होने में दिक्कत होगी या फिर उस प्रोजेक्ट में आपको एरर थ्रो मैसेज शो होगा कि ये क्लिप मिसिंग है या फिर ये मटेरियल मिसिंग है। इसके बाद देख सकते हो कि मैं अपने रॉ वाले फोल्डर में एंटर कर जाता हूं और मुझे जो भी चीजें इंपोर्ट करनी है उन सारी चीजों को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देना है। तो ओपन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर इंपोर्ट फाइल्स का पॉपअप आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे सारे क्लिप्स जो मैंने अभी सेलेक्ट किए थे वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हमें कुछ अपने फोल्डर्स को, अपने फाइल्स को, अपने क्लिप्स को, अपने वीडियोस, ग्राफिक्स को इंपोर्ट करना है। इसके बाद हम दो क्लिप्स को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसे अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो तुम देख सकते हो दोनों क्लिप्स को यहाँ पर हमने टाइमलाइन पे ले करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है और ये ऑडियो क्लिप में कुछ भी नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो देख सकते हो इस क्लिप से रिलेटेड सेटिंग तुम्हें यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल में दिखाई दे रही होगी, इसकी पोजीशन क्या है, इसका स्केल कितना है। तो यहाँ पर क्लिप से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती है सारी की सारी यहाँ पर हमें इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में ही दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अपने दो क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशन को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आ जाना यहाँ पर इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स पैनल में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें सारे ट्रांजिशन मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर वीडियो ट्रांजिशन देख सकते हो। वीडियो ट्रांजिशन में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे पेज पील या पेज टर्न, इन दोनों में से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ पेज टर्न को और इन दोनों क्लिप्स के बीच में ला करके तुम्हें यहाँ पर छोड़ना है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने जूम कर दिया है। जूम करने के बाद यहाँ पर मैं ला करके छोड़ देता हूँ। यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रांजिशन अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से कुछ हमें अपने ट्रांजिशन को अप्लाई करना है। चाहो तो कुछ दूसरा ट्रांजिशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं। क्यूब स्पिन को यूज करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो इस तरह से कुछ हमें अपने ट्रांजिशन को यूज करना है। बट एक बात मैं बताना चाहूंगा
कि प्रीमियर प्रो में हमें कुछ खास ट्रांजिशंस नहीं मिलते, ये बहुत ही आउटडेटेड ट्रांजिशंस हैं, हम इन ट्रांजिशंस को जल्दी यूज नहीं करते। तो प्रीमियर प्रो में इस एडिटिंग जर्नी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए कि जिसमें कि मैंने प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करने से लेकर एक बिगनर को जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है प्रीमियर प्रो में, जैसे कि टेक्स्ट एनिमेशंस हो गए, प्रीसेट हो गए, प्लगइन्स हो गए, जितने भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी उन सभी चीजों को इंपोर्ट करना, ऐड करना और इंस्टॉल करना, सब कुछ A to Z कंप्लीट करके बताया है। तो उस वीडियो को सबसे पहले देख लेना है, उसके बाद तुम यहाँ पर एडिटिंग करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा आसानी होगा, क्योंकि तुम्हें वो सारे मटेरियल्स प्रीमियर प्रो में इनबिल्ट नहीं मिलते, तुम्हें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो सारे फाइल्स का लिंक भी मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है और कंप्लीट इंस्टॉलेशन और कंप्लीट प्रोसेस भी मैंने बताया है कि तुम्हें प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करने के बाद उसमें क्या क्या सेटअप कंप्लीट करना है, उसके बाद तुम्हें अपने एडिटिंग जर्नी को प्रीमियर प्रो में स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर के जरूर देखना और प्रोफेशनल ट्रांजिशंस को कैसे यूज करना है वो सारी चीजें उसमें कवर की है। तो यहाँ पर तो मैंने तुम्हें बेसिक ट्रांजिशंस कैसे यूज करना है वो बता दिया, बाकी जो भी प्रोफेशनल चीजें हैं वो प्रोफेशनल ट्रांजिशंस को कैसे उसमें इंपोर्ट करना और कैसे यूज करना, सारी चीजें उसमें कवर की हुई है। तो यहाँ पर मैं वो सब चीजें कवर नहीं कर रहा हूँ, तुम जाकर के उस वीडियो को कंप्लीट देखो, उसके बाद तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज यहाँ पर हम लोगों ने मिस किया था, उस टाइम पे तुमने ध्यान दिया होगा कि हमने यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर के बारे में मैं बताना भूल गया था। तो यहाँ पर अभी हम एडजस्टमेंट लेयर के बारे में देखने वाले हैं कि एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो विड्थ और हाइट का ऑप्शन आ गया है, तो मुझे यही विड्थ और हाइट रखना है और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ एडजस्टमेंट लेयर आ गया है और एडजस्टमेंट लेयर को मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रख देता हूँ। तो तुम देख सकते हो कि एडजस्टमेंट लेयर है, बट इसमें अगर मैं प्ले करता हूँ वीडियो को तो यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। एडजस्टमेंट लेयर बेसिकली एक ऐसा लेयर होता है जिसके ऊपर हम कोई भी इफेक्ट डाले हैं तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे नीचे के सारे लेयर्स पर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एडजस्टमेंट लेयर जितनी लंबी होगी उतने दूर तक हमें उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा और वो नीचे के सारे लेयर्स पर दिखाई पड़ेगा। अभी मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो बेसिकली मैं एक यूज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर इफेक्ट्स पैनल पे आ जाता हूँ और इफेक्ट्स पैनल पे आने के बाद यहाँ पर मैं एक इफेक्ट यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर इफेक्ट होता है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट, तो यहाँ पर मैं ब्लैक एंड व्हाइट सर्च कर लेता हूँ। तो देख सकते हो ब्लैक सर्च करने के बाद यहाँ पर मेरा वीडियो इफेक्ट्स में ब्लैक एंड व्हाइट आ चुका है और इस ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को अगर मैं इस एडजस्टमेंट लेयर पर डाल दूं तो यहाँ पर देखना कैसा इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। तो देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर डाल दिया और देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कि जिस पे भी हम ये इफेक्ट डालेंगे वो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो कि मैंने ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट अभी इस क्लिप में ना ही इस क्लिप में डाला था, बल्कि मैंने इसके ऊपर वाले क्लिप में डाला है जो कि एडजस्टमेंट लेयर का क्लिप है। यहाँ पर तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो एडजस्टमेंट लेयर वाले क्लिप में मैंने यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट डाला है। इस क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो इफेक्ट कंट्रोल में जब मैं आता हूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट मेरा एडजस्टमेंट लेयर वाले क्लिप में ही यहाँ पर एडेड है। मैंने इस क्लिप में ना ही एड किया है, ना ही मैंने इस क्लिप में कोई ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट एड किया। देख सकते हो इस क्लिप को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इफेक्ट कंट्रोल में इससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है, बट यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरह से जब मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करता हूँ तो इस क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर भी मेरा कोई ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर मुझे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट एडजस्टमेंट लेयर पर डाला है। तो एडजस्टमेंट लेयर पर हम जब भी कोई इफेक्ट डालते हैं उस इफेक्ट का प्रभाव हमें नीचे के सारे लेयर्स पर दिखाई पड़ता है। अब देख सकते हो एडजस्टमेंट लेयर जितनी यहाँ पर विड्थ है उतने ही हिस्से में हमें ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर से पीछे आ जाता हूँ यहाँ पर तो देख सकते हो कि जहां पर मेरा एडजस्टमेंट लेयर नहीं है वहां पर मुझे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन जहां से मेरा एडजस्टमेंट लेयर स्टार्ट होता है वहां से मेरा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद जहां से मेरा एडजस्टमेंट लेयर खत्म होता है वहां तक मेरा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद अगर मैं आगे जाता हूं तो यहाँ पर मेरा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हो कि एडजस्टमेंट लेयर की विड्थ जितनी होगी जहां तक होगी वहीं तक हमें किसी पर्टिकुलर इफेक्ट का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और जितनी विड्थ होगी उसके नीचे के जितने भी लेयर होंगे उन सभी लेयर्स पे हमें उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर को ऊपर कर दूं और यहाँ पर कोई और क्लिप रख दूं तो उस क्लिप पर भी मुझे यहाँ पर इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हो मैंने यहाँ ये क्लिप ले लिया है और इस क्लिप को लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इसको मैं छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से और देख सकते हो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जैसे ही यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर स्टार्ट हुआ यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दूसरा जो क्लिप हमने ऐड किया था कीबोर्ड टाइपिंग वाला इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट आ चुका है और इसके बाद का जो क्लिप है उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट आ रहा है, लेकिन जब तक एडजस्टमेंट लेयर रहेगा उस तब तक ही हमें ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट दिखाई देगा। इसके बाद देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट हट गया। ये होता है एडजस्टमेंट लेयर का काम। एक और बात यहाँ पर रह गई कि ये एडजस्टमेंट लेयर वीडियो लेयर पे काम करता है, ऑडियो लेयर पे काम नहीं करता। ये ऑडियो लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मेरी यहाँ पर कोई ऑडियो होती तो ऑडियो लेयर पे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट नहीं पड़ता। तो तुम खुद ही सोचो कि ऑडियो लेयर पे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आई होप तुम्हें एडजस्टमेंट लेयर का मतलब समझ में आ गया होगा।
अब हम देख लेते हैं कि अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जहां से हमारी एडिटिंग स्टार्ट हुई थी वहां पर आना है हमें, और उसके बाद यहाँ पर आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद यहाँ पर जहां पे हमारी एडिटिंग खत्म हो रही है वहां पर आकर के हमें ओ प्रेस करना है। आई का मतलब होता है इन और ओ का मतलब होता है आउट। अच्छा, कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कीबोर्ड शॉर्टकट्स को, कि जैसे ही तुम प्लस बटन दबाओगे तो तुम्हारे टाइमलाइन में जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही तुम माइनस बटन दबाओगे तो तुम्हारे टाइमलाइन पे जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद याद रखना है तुम्हें कंट्रोल प्लस। अगर तुम कंट्रोल प्लस दबाते हो तो कंट्रोल प्लस दबाने से तुम्हारी वीडियो लेयर की हाइट इंक्रीज होती जाएगी, और अगर तुम कंट्रोल माइनस दबाते हो तो तुम्हारी वीडियो लेयर की हाइट डिक्रीज होती जाएगी। इसके बाद तुम्हें याद रखना है ऑल्ट और प्लस माइनस। तो यहाँ ऑल्ट और अगर प्लस दबाते हो तो तुम्हारे ऑडियो लेयर की विड्थ इंक्रीज होगी, और ऑल्ट और माइनस दबाते हो तो तुम्हारे ऑडियो लेयर की हाइट डिक्रीज होगी। और एक और शॉर्टकट तुम्हें याद रखना है यहाँ पे, कि जब भी तुम अपने टाइमलाइन में यहाँ पे एडिट कर रहे हो और बाय चांस तुम्हें कहीं कट लगाना हो, तो कट लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जहां पर भी तुम्हें कट लगाना है वहां पर तुम्हारा ये प्ले हेड होना चाहिए, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस कर देना है। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद यहाँ देख सकते हो कंट्रोल के प्रेस करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर उस क्लिप में कट लग जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पर मेरे क्लिप में कट लग चुका है। तो कुछ ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स तुम्हारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स थे जो तुम्हें याद कर लेने हैं, और उसके बाद तुम्हारी एडिटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। और उसके बाद हम जब अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमें वीडियो को एक्सपोर्ट करने पर यहाँ पर पहले अपने टाइमलाइन पे जूम कर लेना है, और अपने आखिरी फ्रेम तक आने के बाद, जब तक पूरा जूम नहीं हो जाए, जब और जूम करने पर जूम ना होने लगे तो हम आखिरी फ्रेम तक पहुंच जाएंगे। और आखिरी फ्रेम तक पहुंच जाने के बाद वहां पर आई प्रेस करना है। तो आई प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा खाली फ्रेम दिखाई दे रहे होंगे। तो हमें खाली फ्रेम को ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना है, हम अपने वीडियो से एक फ्रेम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फ्रेम तक आ जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करना है, और उसके बाद फिर वापस से अपने टाइमलाइन को जूम आउट कर लेना माइनस बटन से, और उसके बाद फिर वापस से अपने वीडियो के एंड में आ जाना जहां पर एडिटिंग खत्म होती है। इसके बाद हमें प्लस को प्रेस करना है। प्लस करने के बाद आखिरी फ्रेम तक हम अपने वीडियो के चले जाएंगे, और यहाँ पर टाइमलाइन के आखिरी फ्रेम में जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे खाली फ्रेम छूटे हुए हैं। यहाँ पर हमारी वीडियो में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इन सब फ्रेम्स को हमें एक्सपोर्ट नहीं करना है, हमें यहाँ तक अपने वीडियो के जहां से एंड हो रहा है वहां से एक फ्रेम ज्यादा तक एक्सपोर्ट करना है। तो इसको यहाँ से इस तरह का जब निशान आ जाए इसको पकड़ करके आगे तक खींच करके ले आना है, ताकि हमारा यहीं तक एक्सपोर्ट हो वीडियो। देख सकते हो हमें अपने वीडियो को कहां से कहां तक एक्सपोर्ट करना है, वहां तक हमने आई और ओ प्रेस करके इन और आउट कर लिया है। तो यहाँ इन से लेकर के आउट तक ही हमें एक्सपोर्ट करना है। तो अब एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो फाइल पे क्लिक करना है, और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पे देख सकते हो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन आ रहा होगा, इस मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। या फिर देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन भी है कंट्रोल प्लस एम। तुम आई और ओ यानी इन और आउट करके कंट्रोल एम भी प्रेस करोगे तो भी तुम्हारा एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर कंट्रोल एम यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है, और यहाँ मीडिया पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सपोर्टिंग का यहाँ पर पूरा विंडो ओपन हो चुका है। और देख सकते हो अगर मैं इसको क्लोज कर दूं यहाँ से और कंट्रोल एम प्रेस करूं तो यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल एम प्रेस करने के बाद भी एक्सपोर्ट वाला विंडो पॉपअप हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो ये इन पॉइंट है और ये आउट पॉइंट, इतने पार्ट को ही हम अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्ले हेड है, इस प्ले हेड को जहां भी रखोगे तो मैं यहाँ प्रीव्यू दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये फॉर्मेट जो है ऑलवेज H.264 होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो आउटपुट नेम तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, तो आउटपुट नेम तुम जो भी रखना चाहते हो यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर तुम जहां भी सेव करना चाहते हो इस वीडियो को वहीं पे सेव कर सकते हो, या फिर तुम अपने फाइनल एक्सपोर्ट को जहां पर भी सेव करना चाहते हो वहां पर तुम अपना एक फाइनल एक्सपोर्ट का अलग से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और वहीं पर तुम सेव कर सकते हो। या फिर तुम अपने डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हो और इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। इसका नाम तो माई प्रोजेक्ट दे करके इसे तुम सेव कर सकते हो डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद देख सकते हो यहाँ आउटपुट नेम माई प्रोजेक्ट आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक्सपोर्ट वीडियो और एक्सपोर्ट ऑडियो दोनों पर टिक रखना है ताकि दोनों एक्सपोर्ट हो। और उसके बाद तुम्हें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसके बाद सिंपली तुम्हें यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हारी एक्सपोर्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा इनकोडिंग सीक्वेंस लिखा हुआ आ चुका है, और मैंने यहाँ पर ज्यादा अभी लंबा एडिटिंग कुछ खास एडिटिंग नहीं किया इसमें, तो इसलिए मेरा एक्सपोर्टिंग ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और देख सकते हो मेरा यहाँ पर एक्सपोर्टिंग यहाँ पर कंप्लीटली हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा माई प्रोजेक्ट ये मेरा यहाँ पर आ चुका है। और तो तुम्हें कुछ इस तरह से अपने प्रीमियर प्रो में एक्सपोर्ट भी करना है। कुछ और छोटी छोटी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस टाइमलाइन में आते हैं, और टाइमलाइन में आने के बाद देख सकते हो ये यहाँ पर वीडियो 1 का लेयर है, ये वीडियो 2 का लेयर है, ये वीडियो 3 का लेयर है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर वीडियो के लेयर बने हुए हैं, और यहाँ पर ये ऑडियो के लेयर बने हुए हैं, ऑडियो 1 ऑडियो 2। और इस तरह से हम इसको नीचे यहाँ पर करके देख सकते हैं ऑडियो 3 का लेयर है, और इसके सामने यहाँ पर लॉक का निशान दिया हुआ है। तुम चाहो तो इन लेयर को लॉक कर सकते हो। अगर मैं वीडियो 1 की लेयर को लॉक कर देता हूँ तो वीडियो लेयर 1 पे हम अब कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम इस लॉक को ओपन न कर दें। तो लॉक पे फिर से क्लिक करने के बाद अब ये अनलॉक हो चुका है, उसके बाद हम कोई भी चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको फिर से लॉक कर दूं तो तुम देख सकते हो लॉक करने के बाद हमें इसको आगे पीछे कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए इस लॉक को हमें ओपन रखना है ताकि हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस कर सकें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये टॉगल ट्रैक आउटपुट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आई बटन है। अगर मैं यहाँ पर वीडियो 1 के लेयर को यहाँ पर आई के ऑप्शन पे क्लिक कर दूं तो ये वीडियो 1 का लेयर मुझे प्ले होता हुआ नहीं दिखेगा। तो तुम देख सकते हो जब भी मैं इस प्ले हेड को आगे लेकर के जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा कुछ भी प्ले होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब मैं इसको आई के ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ तो देख सकते हो मेरा वापस से यहाँ सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जब भी मुझे कोई भी लेयर को इनेबल और डिसेबल करना हो, यानी कि उस लेयर को मुझे
हाइड करना हो तो यहाँ पर वीडियो 1 के लेयर पे यहाँ पर आई के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, और हाइड होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, और जब मैं वापस इस पे क्लिक करता हूँ तो वापस से मुझे ये दिखाई पड़ने लग गया। तो इस तरह से हम इसका भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ऑडियो लेयर पे भी तुम्हें दिखाई दे रहा होगा म्यूट का ऑप्शन। तो अगर मैं म्यूट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑडियो कुछ भी तुम्हें सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पर जब भी मैं ऑडियो पे प्ले करूंगा तो यहाँ पर मेरा ऑडियो कुछ भी तुम्हें सुनाई नहीं देने वाला। म्यूट से हटा देने के बाद तुम्हें वापस से ऑडियो तुम्हें फिर से सुनाई देगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर तुम्हें माइक का बटन दिया हुआ है, तो इस माइक के बटन पे क्लिक करके तुम यहाँ पर वॉइस ओवर तुम्हें अगर करना है तो उस टाइम पे तुम यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके रिकॉर्ड भी कर सकते हो। फिर से क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हो जो भी रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर आ चुकी है, तो उसको तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी करनी है। और सोलो, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही सोलो पे मैंने क्लिक किया तो म्यूट का मतलब था कि हम किसी पर्टिकुलर ऑडियो लेयर को म्यूट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर एस का मतलब है सोलो ट्रैक। सोलो का मतलब होता है जिस लेयर को हम सोलो कर देंगे वही लेयर मेरा चालू रहेगा और बाकी के सारे लेयर जो है वो म्यूट के जैसे एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इस सोलो लेयर पे क्लिक किया है तो मेरा सिर्फ सेकंड लेयर ही मुझे सुनाई देगा, फर्स्ट लेयर मुझे सुनाई नहीं देगा। तो म्यूट का उल्टा जस्ट सोलो होता है, जिस लेयर को म्यूट करना चाहते हैं उस पर हमें क्लिक करना तो वो लेयर म्यूट हो जाएगा। लेकिन सोलो कहने का मतलब है कि हमारी वही लेयर ऑन रहेगी और बाकी सारी ऑडियो लेयर डिसेबल हो जाएगी और वो हमें सुनाई नहीं देगी। और उसके बाद एक बात और याद रखनी है, हमारा जो मैग्नेट का ऑप्शन है, इस मैग्नेट वाले ऑप्शन को हमेशा इनेबल रखना है। जब हम इसे यूज करते हैं तो देख सकते हो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और मुझे इस कट के जस्ट ऊपर ही मुझे इस लेयर को यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो वो मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही बताएगी। जैसे मैं इसको शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हो जैसे ही मैं इस कट के पास आऊंगा तो मेरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक चुंबक के जैसा यहाँ पर बिहेव करेगा। देख सकते हो ये चुंबक के जैसा बिहेव कर रहा है। देख सकते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने ऑफ कर दिया है। तो जब मैं ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इसे कहाँ पर इसे रखूं ताकि मेरा ये कट के ऊपर ही जस्ट मेरा ये लेयर मैच हो जाए। तो ये मुझे पता नहीं चल पा रहा अभी बिना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के, तो इसलिए इस मैग्नेटिक वाले प्रॉपर्टी को हमेशा ऑन रखना है। और ऑन रखने के बाद देख सकते हो जैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑन किया उसके बाद मैं इसे मैच करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये मैग्नेट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि मैं इस कट को मैच कर पा रहा हूँ। तो इसलिए हमेशा इस मैग्नेट वाले ऑप्शन को ऑन रखना है ताकि हम यहाँ पर इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल कर सके। तो ये थे हमारे टाइमलाइन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस और ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो हमने कवर कर लिए। तो अब हम समझ लेते हैं इस टूल बार के बारे में। तुम देख सकते हो यहाँ पर ये टूल बार दिया हुआ है। इस टूल बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब हम अपने एडिटिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक टूल को समझने की कोशिश करेंगे और जो टूल को यूज मैं नहीं करता वो टूल्स मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी जितने भी टूल्स मैं यूज करता हूँ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टूल्स होंगे सारे वो सारे मैं टूल्स यहाँ पर कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल। इस सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम किसी भी क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम उसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो इस सिलेक्शन टूल का काम बस सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद तुम अपने क्लिप को इधर से उधर कहीं पे भी ले जा करके एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हम इस सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा जो टूल है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर तुम्हें ट्रायंगल का निशान दिखाई दे रहा होगा। इस ट्रायंगल के निशान पे जब क्लिक करके रखोगे या फिर इस टूल पे जब तुम क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पर तुम्हें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल और एक ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल। तो यहाँ पर देख सकते हो जब हम एडिटिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा एडिटिंग करने के बाद हमारा जो टाइमलाइन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस टाइम पे हम सारे क्लिप को सेलेक्ट करके और इस तरह से अगर आगे शिफ्ट करना हो तो हम इस तरह से सेलेक्ट करके शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि जो भी इफेक्ट्स या ग्राफिक्स वगैरह हमने लगाए हो वो कुछ ग्राफिक्स शिफ्ट हो जाए इधर से उधर और हमारा जो एडिटिंग है वो खराब हो जाए, तो हमारा जो प्रोजेक्ट वो खराब हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब हमें पूरे टाइमलाइन में जितना भी पार्ट मैंने एडिटिंग किया है उन सबको तो अगर मुझे आगे या पीछे शिफ्ट करना हो तो हम उस टाइम पे इस टूल का यूज करते हैं, ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड या ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल। तो ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल से हम ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल से हम इसे आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं या फिर हम आगे से पीछे की तरफ इस तरह से हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। और ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल जो है वो जस्ट इसका उल्टा होता है। तो ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल देख सकते हो तो इसके आगे से वर्क नहीं करता। ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल हमारे पीछे से धक्का देता है इसे। तो यहाँ पर पीछे से जब इस टूल को यूज करेंगे तो इस तरह से ये पीछे से धक्का देता है और इससे हम आगे या पीछे कहीं पे भी अपने प्रोजेक्ट को अपने टाइमलाइन में उसे हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड और ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। बस एक जो है फॉरवर्ड टूल आगे से धक्का देगा और बैकवर्ड जो टूल होता है वो हमें पीछे से धक्का देता है इस तरह से। अगर तुम बैकवर्ड टूल को आगे से यूज करना चाहोगे तो आगे से यूज करने पर ये यूज नहीं हो पाएगा। अगर मैं आगे से इसे यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये यूज नहीं हो रहा। तो इसलिए हमें आगे से फॉरवर्ड टूल को यूज करना और पीछे से हम बैकवर्ड टूल को, दोनों टूल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, अपनी अपनी खासियत है। कोई सा भी टूल हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें इस टूल को यूज करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजर टूल दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने क्लिप में यहाँ पर जूम इन कर लेता हूँ। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर जूम इन करने के बाद आ जाते हैं हम अपने रेजर टूल में। रेजर टूल में आने के बाद देख सकते हो एक रेजर होता है, उसका आइकन बना हुआ है। तो रेजर का मतलब भी होता है कट करना, किसी भी चीज को कट करने के लिए। तो देख सकते हो मेरा जो ये प्लेट जहां पर भी रहेगा वहां पर अगर ले जाकर के हम इस रेजर टूल को क्लिक करें तो ये चीज वहां पर हमें कट लगा करके दे देगी। तो रेजर टूल का सिंपल काम होता है कट लगाने में।
इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पेन टूल में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। इस पेन टूल का यूज हम लोग काफी जगह पर करते हैं। इस पेन टूल का यूज हम लोग शेप क्रिएट करने में भी कर सकते हैं, देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में आ जाऊँ तो देख सकते हो यहाँ पर एक शेप लेयर यहाँ पर मेरा क्रिएट हो चुका है। शेप पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर मेरा इसका ऑप्शन आ चुका है, फिल स्ट्रोक जो भी है। तो अगर मैं इस फिल के कलर को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर रेड कलर में चेंज करना चाहूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हो मेरा फिल का कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ पर मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ तो स्ट्रोक की वैल्यू 1 है। इसको हम अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो यहाँ देखते हो स्ट्रोक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। स्ट्रोक का मतलब होता है इसका बॉर्डर। स्ट्रोक का कलर भी तुम चेंज कर सकते हो। ऐसे इसको कलर को चेंज करने के बाद तुम यहाँ ओके पे क्लिक कर सकते हो तो स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद तुम इसको शैडो भी दे सकते हो। शैडो की ओपेसिटी तुम्हें कितनी रखनी है वो तुम यहाँ रख सकते हो। तो शैडो की ओपेसिटी 100 कर देता हूँ। एंगल 135 रख सकते हैं हम लोग, या फिर तुम इसके हिसाब से शैडो का एंगल चेंज कर सकते हो। और शैडो की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए वो तुम यहाँ पर देख सकते हो। शैडो की साइज तुम्हें कितनी रखनी है, तो शैडो की साइज को इंक्रीज करते जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें शैडो की साइज इंक्रीज होती जाएगी इस तरह से, और कम करोगे तो शैडो की साइज तुम्हारी मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो शैडो की सॉफ्टनेस, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ब्लर का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो शैडो के हार्ड एजेस दिखाई दे रहे हैं, अगर तुम ब्लरिनेस की वैल्यू को बढ़ाते हो तो यहाँ पर तुम्हारी सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी और यहाँ पर शैडो का हार्ड एज ब्लर हो जाएगा। तो देख सकते हो मेरा शैडो का हार्ड एज यहाँ पर ब्लर हो चुका है और मेरे शैडो ब्लर टाइप में थोड़ी सी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से कुछ हमें इसके चेंजेस करने होते हैं। तो जब भी हम कोई पेन टूल से शेप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर एक ग्राफिक का लेयर आ जाएगा और इफेक्ट कंट्रोल में इसके सारे सेटिंग्स यहाँ पर आ जाएगा। और पेन टूल का काम बस यही तक नहीं होता कि हम इसे बस कोई शेप क्रिएट कर सकते हैं। शेप टूल का काम हम आगे मास्किंग क्रिएट करने में भी करेंगे। इसके बाद हम पेन टूल का एक और यूज करते हैं। इस पेन टूल का यूज ऑडियो लेयर में अपने वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, लेवल को मैचअप करने के लिए भी किया जाता है। तो तुम देख सकते हो सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तुम देख सकते हो यहाँ पर ओपन पे क्लिक करता हूँ और ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने टाइमलाइन पे, और उसके बाद टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद देख सकते हो जैसे ही मैं इसे यहाँ लेकर के आता हूँ। और इसके बाद मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट बताया था कि अपने ऑडियो लेयर की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है। तो ऑल्ट प्लस दबा करके मैंने अपने ऑडियो लेयर की हाइट को इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज करने के बाद देख सकते हो तो थोड़ा नीचे ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर आने के बाद इसको पकड़ करके ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा ये लेयर ऊपर तक शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने टाइमलाइन में जूम इन कर लेता हूँ। तो तुम देख सकते हो एक यहाँ पर ब्लैक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये मेरा लाइन जो है ये मेरा ऑडियो का लेवल है। और इस तरह से तुम्हें अगर ऑडियो का लेयर दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ से तुम देख सकते हो यहाँ पर जो लेयर है वॉल्यूम यहाँ पर 0 पे है। इसको चाहो तो तुम यहाँ से कम भी कर सकते हो, चाहो तो इसके लेवल को बढ़ा भी सकते हो। तो ऑडियो लेयर के लेवल को तुम यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो तुम यहाँ से भी ऑडियो लेयर के लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर इस लाइन को पकड़ करके जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे तो ऑडियो लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और इस लाइन को पकड़ के जब नीचे करोगे तो ऑडियो लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। और जब मैं पेन टूल का यूज करके जब मैं यूज करना चाहूँ तो कहीं पे भी अगर हमें बैकग्राउंड वॉल्यूम कम करना है, जैसे बाई चांस मान लो कि मुझे स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक का पार्ट मुझे सेम रखना है और इसके बाद मुझे यहाँ से लेकर के कुछ यहाँ तक ऑडियो का लेवल धीमा करना है और उसके बाद फिर वापस से सेम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टाइमलाइन पे प्लस दबा करके जूम इन कर लेंगे। और जूम इन करने के बाद जहां से भी हम अपने ऑडियो के लेवल को डिक्रीज करना चाहते हैं वहां पर हमें अपने प्ले हेड को ले आना है और प्ले हेड लाने के बाद यहाँ पर पेन टूल से क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर मेरा एक यहाँ पर ब्लू कलर का एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देख सकते हो पॉइंट का निशान भी वहां पे दिखाई दे रहा होगा। एक पॉइंट हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद जहां तक हम अपने ऑडियो को डिक्रीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक अपने ऑडियो को डिक्रीज करना चाहता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ पर डिक्रीज करने के लिए फिर मैं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जहां से जहां तक मुझे डिक्रीज करना वॉल्यूम को, वहां पर 2 पॉइंट्स क्रिएट कर लिए हैं। और 2 पॉइंट क्रिएट करने के बाद हमें 2 पॉइंट्स और क्रिएट करने हैं ताकि हम अपने वॉल्यूम को घटा सके। तो यहाँ देख सकते हो एक पॉइंट मैं यहाँ इसके सामने क्रिएट कर लेता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ पर इसके सामने क्रिएट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैंने 4 पॉइंट क्रिएट कर लिए टोटल। अब मैं इस पॉइंट को पकड़ करके नीचे ले आऊंगा तो देख सकते हो मेरा ऑडियो का लेयर यहाँ से यहाँ तक मेरा ऑडियो का लेयर सेम रहेगा। उसके बाद मेरा ऑडियो का लेयर नीचे गिर जाएगा और गिरने के बाद फिर मैं वापस से इस पॉइंट को भी नीचे पकड़ करके ले आऊंगा। तो देख सकते हो मेरा ऑडियो का लेयर फिर से नीचे गिर गया। देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक मेरा ऑडियो का लेयर सेम है और उसके बाद मेरा ऑडियो का लेवल नीचे डिक्रीज हो गया और डिक्रीज हो जाने के बाद सेम रहा। उसके बाद फिर यहाँ से मेरा ऑडियो का लेवल इंक्रीज हो गया। तो ये प्रोसेस होता है जब हम ऑडियो के लेयर को इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है तो उस टाइम पे भी हम पेन टूल का यूज करते हैं। तो ये था पेन टूल का बेसिक यूज। और इसके बाद जब हम मास्किंग में यूज करेंगे तो उस टाइम पे हम पेन टूल का यूज कर रहे होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टूल की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो हैंड टूल का यूज है। तो हैंड टूल का यूज बेसिकली हम अपने टाइमलाइन में ऐसे अपने टाइमलाइन को शिफ्ट करने के लिए कर सकते हैं। मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको सबसे पहले, और जूम आउट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि अपने टाइमलाइन को जब भी तुम्हें इस तरह से शिफ्ट करना हो तो उस टाइम पे तुम हैंड टूल का यूज कर सकते हो। हैंड टूल का बेसिकली और कोई काम नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक और टूल है। यहाँ पर जब यहाँ पे प्रेस करके रखोगे लॉन्ग प्रेस तो यहाँ पर तुम्हें जूम टूल दिखाई दे रहा हो। हम लोग बेसिकली जूम टूल का यूज नहीं करते, बट तुम अगर जूम टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे जूम करना चाहो तो तुम अपने टाइमलाइन में जूम कर सकते हो इस तरह से। बट हम लोग इस तरह से जूम नहीं करते। हम लोग सिंपली कीबोर्ड शॉर्टकट्स को याद रखेंगे। जब भी हमें जूम इन और जूम आउट करना होगा तो उस टाइम पे हम कीबोर्ड पे प्लस बटन और माइनस बटन को प्रेस करेंगे।
इसके बाद हम देख लेते हैं अपने टेक्स्ट टूल को। टेक्स्ट टूल का यूज हम लोग बेसिकली कोई भी टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। जब भी टेक्स्ट टूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपने स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो टेक्स्ट का यहाँ पर एक लेयर आ चुका है। और इस टेक्स्ट लेयर आने के बाद मैं ऑडियो लेयर को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और देख सकते हो यहाँ पर एक ग्राफिक का लेयर आ चुका है और यहाँ पर मेरा टेक्स्ट लेयर है। तो देख सकते हो टेक्स्ट लेयर में यहाँ पर मैंने भी कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसमें यूट्यूब लिख देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया है। और इस टेक्स्ट से रिलेटेड अगर मुझे सारी सेटिंग्स देखनी है कि मेरी सेटिंग्स कहाँ गई, तो इस टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाना है इफेक्ट कंट्रोल में। इफेक्ट कंट्रोल में देख सकते हो टेक्स्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स यहाँ पर आ चुकी है। पोजीशन की वैल्यू को यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर स्केल की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और एक बात और, यहाँ पर इस सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके और सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर ले आता हूँ। देख सकते हो इसका एंकर पॉइंट जो है यहाँ पर कोने से, तो यहाँ पर इस कोने में पड़ा हुआ है, तो इसीलिए मेरा स्केलिंग जो है उस कोने के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर मुझे कोई भी चेंजेस यहाँ अगर सेंटर से करना है टेक्स्ट के, तो इस एंकर पॉइंट को सेंटर पर शिफ्ट कर देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर अपने चेंजेस को सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग में इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मेरा एंकर पॉइंट यहाँ कोने में रहा तो उस टाइम पे अगर मैं कोई भी चेंजेस करूंगा, जैसे रोटेशन करूंगा, तो मेरा इस पॉइंट से ही वो रोटेशन स्टार्ट होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि तुम जहां से भी चेंज करना चाहते हो उस एंकर पॉइंट को वही रखना है। तो मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो सेंटर से करने हैं। अगर मुझे स्केल बढ़ाना है तो मुझे सेंटर से स्केल बढ़ाना है, और अगर मुझे रोटेशन करना है तो भी मुझे सेंटर से ही रोटेशन करना है। तो इसलिए एंकर पॉइंट को हमेशा अपने सेंटर पे ही रखना पड़ेगा। तो देख सकते हो टेक्स्ट इस तरह से हमें क्रिएट करना है, टेक्स्ट लेयर का यूज इस तरह से करना है। और टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली टेक्स्ट टूल में ना जाते हुए एक और शॉर्टकट याद रखना है। जब भी हमें टेक्स्ट लेयर क्रिएट करना होगा तो उस टाइम पे हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद हमारे पास एक नया टेक्स्ट लेयर आ जाएगा और उसके बाद इस पर डबल क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर इस टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होगी, यहाँ पर आई के बगल में यहाँ पर जो एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। तो देख सकते हो इसका फॉन्ट यहाँ पर आ चुका है। फॉन्ट चेंज करने से पहले इसको सेलेक्ट कर लेना इस तरह से डबल क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ पर अपने फॉन्ट को तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर तुम चाहो तो इसको बोल्ड भी बना सकते हो। बोल्ड बनाने के बाद इसको इटैलिक में थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा तिरछा हो जाएगा ये। और उसके बाद तो अगर तुम्हारे लेटर्स यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में हो तो उसको तुम यहाँ पर ऑल कैप्स का बटन दबा करके सारे लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो टेक्स्ट रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो टेक्स्ट का कलर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तो टेक्स्ट का कलर तुम चाहो तो यहाँ पे तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो टेक्स्ट का कलर चाहो तो तुम यहाँ पे ग्रीन भी, अगर तुम करना चाहो तो तुम यहाँ पर ग्रीन भी कर सकते हो। और ग्रीन करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर जब मैं टूल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो चुका है। और तुम चाहो तो यहाँ पर स्ट्रोक भी इस पे क्रिएट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर तुम स्ट्रोक की वैल्यू को भी इंक्रीज कर सकते हो। देख सकते हो मैंने स्ट्रोक बढ़ा दिया। देख सकते हो यहाँ पर जब मैं टूल पे क्लिक करता हूँ देख सकते हो यूट्यूब लिखा हुआ है, उसमें स्ट्रोक भी आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह भी तुम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर तुम बैकग्राउंड कलर येलो रखना चाहते हो तो तुम बैकग्राउंड कलर येलो भी रख सकते हो। और इस बैकग्राउंड को तुम्हें कितना इंक्रीज करना है साइज को, उस तरह से तुम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। इसके कॉर्नर्स को तुम्हें राउंड करना है या नहीं करना, वो यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए बैकग्राउंड की, वो भी तुम देख सकते हो। इस हिसाब से तुम चेंजेस कर सकते हो। और शेडो तुम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो कि तुम्हें टेक्स्ट में अपने शेडो रखना है या नहीं रखना है। फिर शेडो की ओपेसिटी कितनी रखनी है, उसका एंगल कितना रखना है, शेडो की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, उसके बाद कितना साइज होना चाहिए शेडो का। उसके बाद तुम यहाँ पर शेडो की सॉफ्टनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो इस तरह से तुम्हें अपने टेक्स्ट को भी क्रिएट करना है। और देख सकते हो यहाँ पर इस टेक्स्ट टूल में जब हम आते हैं तो यहाँ पर दो टाइप का टूल हमें मिलता है। एक टाइप टूल है और एक यहाँ पे वर्टिकल टाइप टूल है। तो वर्टिकल टाइप टूल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जब भी हम कोई टेक्स्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट आएगा वर्टिकली आएगा। यहाँ पर देख सकते हो जब मैं यहाँ पर यूट्यूब लिखता हूँ तो यहाँ पर YOUTUBE देख सकते हो यहाँ पर मैं वर्टिकली लिखा हुआ चुका है। सबसे पहले मैं सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद पहले वाले टेक्स्ट में आता हूँ और इसमें आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड की वैल्यू है तो बैकग्राउंड को अनचेक कर दो तो बैकग्राउंड हट जाएगा। स्ट्रोक को अनचेक कर दो तो स्ट्रोक भी हट जाएगा। और उसके बाद शेडो को अनचेक कर दो तो शेडो भी हट जाएगा। तो इस तरह से अपने टेक्स्ट के साथ हमें खेलना है। तो ये था हमारा टेक्स्ट लेयर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये थे हमारे टूल बार के सारे इंपॉर्टेंट टूल्स जो हमें अपने एडिटिंग के टाइम पे यूज करने हैं। अच्छा, तो अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा की फ्रेमिंग के बारे में कि ये की फ्रेम क्या होता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्रीमियर प्रो का लोगो ले लिया है और अब हम की फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। तो की फ्रेम क्या होता है? की फ्रेम एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये प्रीमियर प्रो का लोगो है और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे क्लिप के स्टार्टिंग में रखा है और यहाँ पर देख सकते हो प्रीमियर प्रो का पोजीशन, स्केल और रोटेशन, इसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी हुई है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन की वैल्यू को चेंज करूँ तो तुम देख सकते हो ये प्रीमियर प्रो आगे और पीछे हो रहा है एक्स एक्सिस में, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू को उसको चेंज कर रहा हूँ। और इसी तरह से वाई की वैल्यू को इस तरह से चेंज करने पर ये इस तरह से इसमें चेंजेस हो रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि क्लिप के स्टार्टिंग से लेकर के जब मैं इसको प्ले हेड को प्ले करूं तो क्लिप के स्टार्टिंग से ये यहां से लेकर के यहां तक ये अपने आप खुद मूव करके आए। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो देख सकते हो यहाँ पर ये जो प्ले हेड है, ये प्ले हेड यहाँ भी दिखाया जा रहा है और ये क्लिप के स्टार्टिंग में है, ये अभी हमें सो रहा है। अगर मैं प्ले हेड को यहाँ से मूव करूँ तो मेरे टाइमलाइन पे भी ये प्ले हेड मूव होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये लोगो जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने आप ही मूव करके जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके एक्स की वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद यहाँ पर पोजीशन का यहाँ देख सकते हो
टॉगल एनिमेशन का एक यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बटन, ये जो स्टॉप वॉच का बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर तुम्हें क्लिक कर दे रहा है। क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इस पॉइंट को मैं अगर थोड़ा सा आगे करके दिखाऊं तो तुम देख सकते हो ये पॉइंट तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग की फ्रेम बोलते हैं। तो जब इस पे क्लिक करता हूं तो मैं की फ्रेम पे आ जाऊंगा। इस की फ्रेम पे हमने वैल्यू सेट कर दी है 370। अब इसके बाद मैं इस प्ले हेड को कुछ दूर आगे क्लिप में ले जाऊंगा, और कुछ दूर आगे जाने के बाद यहाँ आने के बाद मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करके, जब तक मैं इंक्रीज कर दूंगा जब तक मेरा प्रीमियर प्रो का लोगो यहाँ तक ना आ जाए। तो यहाँ तक ले आने के लिए मैंने इसकी वैल्यू को 1440 कर दिया है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं पहले की फ्रेम पे आ जाऊंगा पीछे के, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं आगे की फ्रेम पे आ जाऊंगा। अब देखो जब मैं पीछे के की फ्रेम पे जाता हूं तो पीछे के की फ्रेम को यानी इस पॉइंट को मैंने वैल्यू कितनी दी हुई है 370, और इसके अगले की फ्रेम को यानी अगले पॉइंट को मैंने वैल्यू कितनी दी हुई है 1440। यानी अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी वैल्यू 370 से स्टार्ट हो और यहां से बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक आने तक 1440 हो जाए। तो यही चीज हम लोग की फ्रेम का यूज इसी तरह से चीजों को एनिमेट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हो जब मैं इसको वापस प्ले हेड को यहाँ से स्पेस बार दबा करके प्ले करता हूं तो तुम देख सकते हो ये की फ्रेम की हेल्प से ये लोगो कितने अमेजिंग तरीके से एनिमेट हो गया। तो तुम देख सकते हो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो गया। तो की फ्रेम का मतलब है ऐसा पॉइंट जिसपे हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करते हैं, वैल्यू सेट करके हम लोग चीजों को एनिमेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी यहाँ क्लिप के स्टार्टिंग से लेकर के क्लिप के यहाँ इस पॉइंट तक आने तक मेरी वैल्यू 370 से 1440 तक चेंज होगी, जिसके कारण मेरा ये जो लोगो है जो x = 370 पे जो पड़ा हुआ था पहले वो खिसक करके 1440 तक पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा। तो ये था की फ्रेम का मतलब। अब इसी तरह से अगर हम चाहें तो इसको हम लोग रोटेट भी करवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोगो यहाँ से तो जाए लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचे उस टाइम पे एक रोटेशन भी कंप्लीट कर ले। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके रोटेशन के स्टॉप वॉच पे भी क्लिक कर दूंगा, और क्लिक करने के बाद जब मैं दूसरे की फ्रेम पर पोजीशन के यहाँ पर पहुंचूंगा, जब मेरा प्रीमियर प्रो यहाँ तक आ चुका होगा, तब मैं चाहता हूँ कि ये रोटेशन का पूरा 360 डिग्री कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को मैं 360 यहाँ पर लिख दूंगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। देख सकते हो यहाँ पर मैंने रोटेशन का एक चक्कर यहाँ पर ले लिया है। अब देख सकते हो जब मैं वापस से इसे प्ले करता हूँ क्लिप के स्टार्टिंग में ले आकर के, तो तुम यहाँ पे मूव करो इफेक्ट कंट्रोल में, चाहे तुम टाइमलाइन पे मूव करो, बात बराबर है, तुम्हारा प्ले हेड दोनों जगह पे मूव होगा। अब देख सकते हो मैं क्लिप के स्टार्टिंग में आ गया हूँ। जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो तुम देख सकते हो प्रीमियर प्रो यहाँ से यहाँ तक तो जा रहा है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जाने के प्रोसेस में ये रोटेट होकर के जा रहा है, यानी इसकी पोजीशन की वैल्यू तो चेंज हो ही रही है, इसकी रोटेशन की भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो कुछ ये था की फ्रेम का मतलब। आई होप तुम्हें की फ्रेम का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग की फ्रेम का यूज करते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज में हम लोग की फ्रेम लगा सकते हैं, और हम लोग की फ्रेम का यूज डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है मास्किंग का, उसमें हम लोग की फ्रेम को और अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। आई होप तुम्हें अभी तक की फ्रेम का मतलब समझ में आ गया होगा कि की फ्रेम क्या होता है। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे एडिटिंग में आगे बढ़ते जाएंगे हमें की फ्रेम और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो ये था की फ्रेम का मतलब। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा मास्किंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यार इस वीडियो में हम मास्किंग को पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। अक्सर लोगों को मास्किंग का कंसेप्ट समझने में काफी प्रॉब्लम होती है, बट डोंट वरी, मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए फोकस के साथ एंड तक कंप्लीट करते हो तो तुम्हारा मास्किंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद तुम्हें मास्किंग के लिए किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मास्किंग क्या है और कैसे यूज होती है ये तो समझाऊंगा ही, और साथ ही साथ मास्किंग के 3 एप्लीकेशन लाइव करके दिखाऊंगा, जिनमें से सबसे पहला मास्किंग इफेक्ट है ये टेक्स्ट रिवीलिंग इफेक्ट, दूसरा मास्किंग इफेक्ट है ये ब्रेन ओपनिंग इफेक्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द लोगो एंटरिंग बॉक्स इफेक्ट। सो एंजॉय द वीडियो टिल द एंड, एंड मैं मिलता हूं तुम्हें वीडियो के एंड में। तो यार मास्किंग को समझने के लिए हम यहाँ पर 3 इफेक्ट का यूज करेंगे। तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने मास्किंग को समझाने के लिए यहाँ पर 3 पेंजीज यहाँ पर लेकर के रखी है। तो सबसे पहला पेंजी यहाँ पर एक कैरेक्टर का है, फिर दूसरा पेंजी दूसरे कैरेक्टर का है, और तीसरा पेंजी यहाँ पर तुम्हें तीसरा कैरेक्टर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम 3 कैरेक्टर के हेल्प से मास्किंग के यूज को समझने वाले हैं, और मास्किंग किस तरह से वर्क करता है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ओपेसिटी का यूज करके मास्किंग को समझेंगे। और ओपेसिटी क्या होता है, ओपेसिटी को भी हम एक तरह से एक इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पर एफएक्स मतलब इफेक्ट का आइकन बना हुआ है। ओपेसिटी एक ऐसा इफेक्ट होता है जिससे कि हमें किसी भी पीएनजी या किसी भी क्लिप की विजिबिलिटी पता चलती है कि वो क्लिप या वो पीएनजी या फिर वो कैरेक्टर कितना विजिबल है। अगर मैं ओपेसिटी की वैल्यू को 0 कर दूं तो तुम देख सकते हो यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है, और अगर इसकी ओपेसिटी को मैं अगर 50 के आसपास करूं तो तुम देख सकते हो थोड़ा थोड़ा विजिबल है, और उसके बाद अगर मैं इसकी ओपेसिटी को 100 कर देता हूं तो ये कंप्लीटली विजिबल है हमें। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3 तरह के मास्क यहाँ पर दिए हुए हैं ओपेसिटी के नीचे। एक इलिप्टिकल मास्क है, एक रेक्टेंगुलर मास्क है या पॉलीगॉन मास्क जो भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर एक पेन टूल है जिससे हम मास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैंने रेक्टेंगुलर मास्क पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक मास्क ऐड हो गया, और मास्क ऐड होने के बाद हमें वही हिस्सा दिखाई पड़ रहा है जितने एरिया में मेरा मास्क एडेड है। ओपेसिटी एक ऐसा इफेक्ट था जो कि हमें विजिबिलिटी बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना विजिबल होगा। तो यहाँ पर जितने एरिया में मेरा मास्क रहेगा उतना ही पार्ट मेरा विजिबल होगा। अगर मैं इसके एरिया को बड़ा कर देता हूँ, मास्क एरिया को बड़ा कर रहा हूँ, तो मेरा विजिबल एरिया भी बड़ा होते जा रहा है। तो बेसिकली मास्क का सिंपल मतलब यही है कि जितने पार्ट में
हम मास्क ऐड करेंगे उतने पार्ट में ही हमें किसी पर्टिकुलर इफेक्ट का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर इन्वर्ट का ऑप्शन भी दिखाई देता है। इन्वर्ट कहने का मतलब है मास्क को उल्टा कर देना, यानी कि जितना पार्ट मेरा अभी दिखाई पड़ रहा है उतना पार्ट गायब हो जाएगा और जितना पार्ट नहीं दिखाई दे रहा उतना पार्ट मुझे विजिबल हो जाएगा। तो मास्क को इन्वर्ट करने का सिंपल मतलब है कि उल्टा कर देना। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसके इन्वर्ट पे क्लिक किया तो जो पार्ट मेरा विजिबल था वो मेरा गायब हो चुका है यहाँ से, और जो पार्ट मेरा इनविजिबल था वो यहाँ पर मेरा शो होने लगा। तो इस तरह से कुछ मास्क वर्क करता है। तो ओपेसिटी की हेल्प से हमने अब मास्क को समझ लिया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं दूसरे इफेक्ट की मदद से कि मास्क कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने इस कैरेक्टर पे गॉसियन ब्लर का इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर लिया है, और गॉसियन ब्लर इफेक्ट अप्लाई करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर भी 3 तरह के मास्क हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के मास्क है। पहले वाले में हमने रेक्टेंगुलर मास्क की हेल्प से हमने ओपेसिटी की मदद से मास्क को समझा। अब हम पेन टूल का यूज करके मास्किंग को समझते हैं। तो यहाँ पर मैं पेन टूल ले लेता हूँ और पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर मास्क क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं इसके ऊपर मास्क यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और तुम देख सकते हो यहाँ पर मैं ला करके इन चारों पॉइंट्स को मिला दूंगा। तो देख सकते हो एक मेरा यहाँ पर मास्क क्रिएट हुआ है, लेकिन अभी तक मेरा यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट अभी शो नहीं हो रहा है। अब बेसिकली मैंने इस पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट अप्लाई किया है। तो गॉसियन ब्लर इफेक्ट का हम लोग यूज क्यों करते हैं, अभी सीधे सीधे मैं समझा देता हूँ कि गॉसियन ब्लर इफेक्ट का यूज हम लोग किसी भी चीज को ब्लर करने के लिए करते हैं। तो अगर तुम्हें गॉसियन ब्लर इफेक्ट के बारे में ज्यादा जानना है तो तुम मेरे इफेक्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैंने गॉसियन ब्लर के बारे में डिटेल में बताया। अभी फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि मास्किंग में हम लोग गॉसियन ब्लर का यूज किस तरह से करते हैं। तो तुम यहाँ देख सकते हो मास्किंग क्रिएट करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लरीनेस की वैल्यू है। ब्लरीनेस यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मैं ब्लरीनेस की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा हूँ, मेरा जितना पार्ट यहाँ पर मैंने मास्क करके रखा है, यानी जितना एरिया मेरा मास्क के अंदर आ रहा है वो मेरा ब्लर हो चुका है। और अगर मैं मास्क को इन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मास्क को इन्वर्ट करने से क्या हो गया, जितना मास्क एरिया में मेरा अभी ब्लर था वो चीज हट चुका है, और जितने पार्ट में मेरा ब्लरीनेस नहीं था उतने पार्ट में मेरा ब्लरनेस आ चुका है। तो मास्क को उल्टा कर देने का मतलब ये है कि जो इफेक्ट मेरा पहले मास्क में था अब उल्टा कर देने के बाद वो मास्क से हट करके जितने पार्ट में मेरा इफेक्ट नहीं था उतने पार्ट में आ जाएगा। मास्क ऐड करने का सिंपल मतलब है कि जितने पार्ट में हम मास्क ऐड करेंगे किसी इफेक्ट का प्रभाव हमें उतने ही एरिया के अंदर दिखाई पड़ेगा। अब देख सकते हो अगर इन्वर्ट से मैं हटा देता हूँ तो देख सकते हो जितने पार्ट में मैंने मास्क ऐड किया है गॉसियन ब्लर का इफेक्ट भी मुझे उतने ही पार्ट में दिखाई पड़ रहा है। कुछ इस तरह से हम लोग मास्क का यूज कर सकते हैं। अब हम तीसरे इफेक्ट का यूज करके मास्क को समझने की कोशिश करते हैं। हमें मास्क को समझने के लिए हम इसके ऊपर अपना टिंट इफेक्ट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो टिंट इफेक्ट यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। बेसिकली टिंट इफेक्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, टिंट इफेक्ट का यूज हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरा टिंट इफेक्ट आ चुका है इफेक्ट कंट्रोल में, और टिंट इफेक्ट आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर 3 तरह के मास्क है। तो 3 तरह के मास्क में से हमने सबसे पहले ओपेसिटी का यूज किया था, तो उस टाइम पे हमने रेक्टेंगुलर मास्क लिया। फिर हमने गॉसियन ब्लर का यूज किया तो उस टाइम पे पेन टूल की हेल्प से हमने मास्क समझा। तो इसमें हम इलेक्ट्रिकल मास्क का यूज करके हम लोग इसको समझते हैं। तो तुम देख सकते हो जैसे ही मैंने टिंट इफेक्ट के अंदर इस इलेक्ट्रिकल मास्क को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरा एक मास्क क्रिएट होकर के आ गया। और तुम देख सकते हो टिंट का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना। तो तुम देख सकते हो जितने एरिया को मेरे इलेक्ट्रिकल मास्क ने कवर किया है उतने ही पार्ट में मेरा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट यहाँ पर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल मास्क एरिया को इंक्रीज करूँ तो तुम देख सकते हो कि मेरा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट भी उस एरिया के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ मास्किंग का साफ साफ मतलब है कि जितने एरिया को हम लोग मास्क के अंदर लाते हैं उस एरिया में हमें किसी पर्टिकुलर इफेक्ट का प्रभाव दिखाई पड़ता है। हम लोग डिफरेंट इफेक्ट का यूज करके हम लोग मास्किंग क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ 3 इफेक्ट की मदद से मास्किंग को समझा है। और अगर मैं इस मास्क को इन्वर्ट कर दूं तो इन्वर्ट करने का मतलब है जो इफेक्ट मुझे अभी मास्क के अंदर दिखाई पड़ रहा है वो मास्क के अंदर ना दिखाई दे करके मुझे मास्क के बाहर दिखाई पड़ेगा। तो तुम देख सकते हो इन्वर्ट करने के बाद ये उल्टा हो चुका है, और उल्टा होने के बाद मास्क एरिया मुझे ओरिजिनल टाइप में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बाकी सारा पार्ट मेरा ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये होता है मास्किंग का रियल मतलब। जितने पार्ट में हम किसी भी चीज को मास्क कर रहे हैं उतने पार्ट में ही हमें किसी पर्टिकुलर चीज का इफेक्ट वहां पर दिखाई पड़ता है, और बाकी पार्ट में हमें चीजें एज इट इज दिखाई पड़ती हैं जैसे कि वो पहले ओरिजिनली थी। तो इस तरह से हम लोग मास्किंग का यूज करते हैं। तो आई होप तुम्हें मास्किंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि अपने मास्किंग का यूज हम लोग किस तरह से अपने एप्लीकेशंस में करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अपने पहले इफेक्ट की कि हमें अपने पहले इफेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कुछ PNGs लेकर रखा है। यहाँ पर देख सकते हो एक YouTube का लोगो है और एक मैंने टेक्स्ट लेयर लिया है YouTube लिखा हुआ है जिसमें, और एक पीछे बैकग्राउंड है ग्रिड बैकग्राउंड। तो ये तीनों चीजें मैंने ले लिया है और इसी की मदद से हम अपना टेक्स्ट रिवील इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस YouTube लोगो को एनिमेट करवाना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एनिमेट करवाना होगा, और उसके बाद अपने टेक्स्ट लेयर में मास्किंग के इफेक्ट को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपने YouTube PNG के लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद तुम देख सकते हैं यहाँ पर क्लिप के स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पर पोजीशन पे की फ्रेम लगा देना है। पोजीशन पे की फ्रेम लगाने के बाद मैं आ जाऊंगा एकदम क्लिप के सेंटर में, और क्लिप के सेंटर में आने के बाद पोजीशन के सेंटर में आने के बाद मैं इसको एनिमेट करते हुए एकदम सेंटर पे ले आऊंगा, और इसके सेंटर में आने के बाद एक की फ्रेम यहाँ पे लग जाएगा। और इसके बाद मैं अपने प्ले हेड को उठा करके क्लिप के एंड तक ले आऊंगा, और एंड तक लाने के बाद मैं एक की फ्रेम फिर से लगा दूंगा और इस बार इस YouTube को टेक्स्ट से बाहर कर दूंगा। तो तुम देख सकते हो मैंने अपने YouTube लोगो में की फ्रेमिंग कर दिया है, और अब तुम देख सकते हो कि इसका एनिमेशन कुछ इस तरह से बन करके
आया है। अब हमें इसमें मास्किंग करना है कि हम अपने टेक्स्ट लेयर में मास्किंग करें ताकि जहां जहां लोगो हमारा स्लाइड करके जाए वहीं से हमारा टेक्स्ट रिवील होना स्टार्ट हो। अब हम अपने आ जाते हैं यूट्यूब लोगो के पहले की फ्रेम पे, और पहले की फ्रेम पे आने के बाद हमें अपने यूट्यूब लोगो के नीचे यूट्यूब का जो टेक्स्ट लेयर है उस लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे आ जाना है ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे। ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आने के बाद हमें यहाँ पर रेक्टेंगुलर मास्क दिखाई दे रहा होगा, इस मास्क को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद तुम देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट लेयर है ये यूट्यूब में हमारा मास्क ऐड हो चुका है, और मास्क ऐड होने के बाद हमें इस मास्क को अपने यूट्यूब लोगो के पास उठा करके रख देना है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मैं इस मास्क को जहां लेके जा रहा हूँ मेरा टेक्स्ट वहीं पर रिवील हो रहा है और उतना ही दिखाई पड़ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं मास्क के फेदर को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये मुझे रिवीलिंग के टाइम पे थोड़ा स्मूथ इफेक्ट दिखाई पड़े। तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसे 100 के आसपास कर लेता हूँ। तुम देख सकते हो यहाँ पर एक स्मूथनेस टाइप में आ गई है, एक हार्ड एज नहीं दिखाई पड़ रहा हमें। जहां जहां मैं मास्क को लेकर के जा रहा हूँ तो एक स्मूथनेस के साथ हमारा जो आगे टेक्स्ट रिवील हो रहा है, इसलिए मैंने इसे मास्क फेदर को 100 कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपने मास्क को अपने यूट्यूब लोगो के ऊपर उठा करके रख देना है। तो तुम देख सकते हो मैंने अपने मास्क लेयर को अपने यूट्यूब लोगो के ऊपर उठा कर दिया। इस तरह से रखना है ताकि हमारा अभी टेक्स्ट जरा सा भी पता ना चले, जरा सा भी रिवील ना हो। अब हमें जब क्लिप के स्टार्ट में रहेंगे तो हमें मास्क पाथ वाले ऑप्शन पे यहाँ पर की फ्रेम एक ऐड कर देना है। इसके बाद यूट्यूब लोगो के लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें आ जाना है इसके अगले की फ्रेम पे। अगले की फ्रेम पे आने के बाद तुम देख सकते हो ये जो लोगो है यहाँ पर सेंटर पे आ चुका है। अब अगले की फ्रेम पे आने के बाद हमें जस्ट नीचे वाले अपने यूट्यूब टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद बिना प्ले हेड को मूव किए हमें आ जाना है वापस नीचे, अपने मास्क वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करने के बाद इसे इस तरह से कुछ यहाँ तक रिवील कर देना है ताकि ये हमारा कुछ यहाँ तक रिवील हो जाए टेक्स्ट। तो तुम देख सकते हो मैंने अपने मास्क को यहाँ तक कर लिया है। इसके बाद हम अपने लास्ट की फ्रेम पे चले जाएंगे। तो यूट्यूब वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और लास्ट वाले की फ्रेम पे आ जाना है। और लास्ट वाले की फ्रेम पे आने के बाद हम चाहते हैं कि पूरा टेक्स्ट हमारा रिवील हो जाए। अब हम वापस से आएंगे अपने यूट्यूब टेक्स्ट लेयर पे, और टेक्स्ट लेयर के आने के बाद हम अपने मास्क को पूरा एक्सपैंड कर देंगे। तो यहाँ पर मास्क वाले ऑप्शन को फिर से हमें सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के बाद हमें पकड़ करके इस मास्क को पूरा एक्सपैंड करते हुए मैंने अपने टेक्स्ट लेयर को पूरा कंप्लीटली रिवील कर लिया है। तो तुम देख सकते हो कितना अमेजिंग सा इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से तुम्हें अपने पहले एनिमेशन को कंप्लीट करना है। तो ये तो था हमारा टेक्स्ट रिवील इफेक्ट। तो हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हम अपना सेकंड इफेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं जो कि है ब्रेन ओपनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कुछ पीएनजीज लेकर के रखी है, और यहाँ पर मेरा एक बैकग्राउंड एडेड है। इसमें मैंने एक कैरेक्टर पीएनजी लिया है, और कैरेक्टर पीएनजी के साथ साथ मैंने एक यहाँ पर ब्रेन पीएनजी लिया है। तुम देख सकते हो मेरा जो ब्रेन पीएनजी है। तो इस ब्रेन पीएनजी को अभी मैं कैरेक्टर लेयर के नीचे सेट कर लेता हूँ। इसके बाद हम अपने ब्रेन ओपन इफेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम अपने कैरेक्टर वाले पीएनजी को सिलेक्ट कर लेंगे। कैरेक्टर वाले लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे। ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आने के बाद पेन टूल वाला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पेन टूल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जहां से भी हम अपने हेड को ओपन करना चाहते हैं वहां से हमें मास्क क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक मास्क क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक मास्क यहाँ पर क्रिएट कर लिया, और तुम देख सकते हो मेरा सिर्फ यहाँ पर हेड दिखाई पड़ रहा है। तो अब मुझे पूरी बॉडी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं अपने इस कैरेक्टर वाले लेयर को ऑल्ट प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेयर बना लूंगा, और उसके बाद ऊपर वाले लेयर से मास्क को इन्वर्ट कर देना है। तो तुम देख सकते हो अपने मास्क को इन्वर्ट कर देने के बाद मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर आ चुकी है। देख सकते हो कि मेरा जो नीचे वाली जो बॉडी का लेयर है वो ऊपर में है, और ऊपर वाले हेड का जो लेयर है जिसके ऊपर मेरा मास्क ऐड है वो मेरा नीचे है। तो इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं ऊपर वाली लेयर को ऊपर कर देता हूँ, नीचे वाली लेयर को नीचे कर देता हूँ, ताकि मेरा हेड वाला लेयर ऊपर रहे और बॉडी वाला लेयर नीचे रहे। तो तुम देख सकते हो मेरा हेड वाला लेयर अब ऊपर आ चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर इस हेड को ओपन करवाना है। तो इसको ओपन करवाने के लिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पर एक एंकर पॉइंट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। इस एंकर पॉइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो एक सर्कल दिखाई पड़ रहा होगा। ये सर्कल तुम्हारा जहां भी रहेगा, रोटेशन इफेक्ट या स्केलिंग इफेक्ट या पोजिशन का इफेक्ट, जो भी इफेक्ट हम अप्लाई करते हैं वो उसी के रिस्पेक्ट में होता है। एंकर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कोई चेंज करते हैं। तो हमें इस एंकर पॉइंट को वहां शिफ्ट कर लेना है जहां से हम रोटेशन इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर बाई चांस अगर तुम्हारा एंकर पॉइंट यहाँ हो कहीं पे भी हो, तो इसीलिए तुम्हें अपने एंकर पॉइंट को वहां ले आना जहां से तुम अपना रोटेशन इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ ताकि मेरा रोटेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो। इसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही रोटेशन की वैल्यू इंक्रीज करता हो तो तुम देख सकते हो मेरा ब्रेन कैसे अमेजिंगली ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमें कुछ अपना रोटेशन इफेक्ट क्रिएट करना है। तो इसलिए एंकर पॉइंट को अपना सही से सेट कर लेना है। इसके बाद हमें आना है क्लिप के स्टार्टिंग में। क्लिप के स्टार्टिंग में आने के बाद हमें अपने 10 फ्रेम्स को छोड़ देना है। 10 फ्रेम को छोड़ने के बाद हमें अपने रोटेशन की वैल्यू पे की फ्रेम लगा देना है। अभी मैंने 10 फ्रेम क्यों छोड़ा है ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी के लिए हमें सबसे पहले 10 फ्रेम छोड़ करके अपने रोटेशन की वैल्यू पे की फ्रेम लगा लेना है। उसके बाद हमें 5 फ्रेम आगे आने के बाद यहाँ पर रोटेशन की वैल्यू को इंक्रीज कर लेना है जितना भी हम अपने हेड को ओपन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मैं अपने हेड को अप्रोक्सीमेटली इतना इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है कि अपने जो हेड को है इसकी पोजीशन को सेट कर लेना है। हेड की पोजीशन को सेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी एक्स एक्सिस को अप्रोक्सीमेटली इतना कर लेता हूँ। तो तुम देख सकते हो मैंने अपने हेड को इतना कर लिया और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसे सेट कर लेता हूँ। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर कि अगर मैं 100% यहाँ पर तुम्हें करके दिखाऊं तो तुम देख सकते हो यहाँ पर
ये सही से 3D फील नहीं आ रहा हमारे ब्रेन, तो इसको 3D फील लाने के लिए सबसे पहले हमें एक कलर मेट लेना होगा। सबसे पहले हम इसे फिट कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पैनल पे। देख सकते हो मेरा यहाँ पर एक कलर मेट लिया हुआ है इस कलर का, तो इस कलर मेट को मैं उठा करके कुछ इस तरह से कलर मेट को अपने एडजस्ट कर लूंगा। तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक कलर मेट को एडजस्ट कर लिया अपने। यहाँ पर मुझे इफेक्ट कंट्रोल में आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल मास्क क्रिएट कर लेना है। तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल मास्क क्रिएट कर लिया, उसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद मैं इसके स्केल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो तुम देख सकते हो मैंने इसके स्केल को थोड़ा सा छोटा कर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना हमें। इसके बाद इस लेयर को हमें अपने कैरेक्टर लेयर के नीचे रख लेना है। कैरेक्टर लेयर के नीचे करने के लिए सबसे पहले तो इन तीनों लेयर को जस्ट ऊपर कर लेंगे और ऊपर करने के बाद इस कलर मेट वाले लेयर को हमें यहाँ पर कैरेक्टर लेयर के नीचे रख देना है। इसे अपने ब्रेन लेयर के भी नीचे लाना पड़ेगा। तो अपने ब्रेन लेयर के नीचे लाने के लिए और उसके ऊपर ब्रेन लेयर को हमें अपने शिफ्ट कर देना है। तो तुम देख सकते हो ये जो लेयर है मेरा, जो भी मैंने इलेक्ट्रिकल मास्क अपने कलर मेट में क्रिएट किया, वो मेरा सबसे नीचे आ चुका है। उसके ऊपर मेरा ब्रेन लेयर है, उसके ऊपर मेरा कैरेक्टर लेयर है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, अपने कलर मेट वाले लेयर को पोजीशन को सेट कर लूंगा। तो कलर मेट वाले लेयर को मैं नीचे थोड़ा सा कर लेता हूँ और इसके एक्स एक्सिस को थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसके स्केल को थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर लूंगा। 64 के आसपास मैंने इसे डिक्रीज कर लिया। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें जूम करके दिखा देता हूँ कि अब कितना अमेजिंग ये 3D इफेक्ट फील हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब तुम देख सकते हो कुछ इस तरह से क्रिएट करने के बाद लग रहा है कि हाँ ये एक 3D हेड है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरा टोटल इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमें आना है जहाँ से हमारा ब्रेन जो है ओपन होना स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले हमें रोटेशन वाले सबसे पहले की फ्रेम पे आना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड की फ्रेम पे आने के बाद तुम देख सकते हो मेरा जो हेड ओपन इतना हुआ। यहाँ से हमें बिना प्ले हेड को मूव किए हुए ब्रेन को थोड़ा सा हेड से बाहर निकालना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ब्रेन वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और बिना प्ले हेड को मूव किए पोजीशन वाले लेयर पे की फ्रेम लगाना है। इसके बाद 5 फ्रेम आगे जाने के बाद हमें अपने पोजीशन वाले लेयर को थोड़ा सा ऊपर कर देना ताकि ये मेरा ब्रेन ऊपर निकलता हुआ दिखाई पड़े। और इतना बाहर निकालने के बाद अब हमें दूसरे की फ्रेम से आने के बाद हमें स्केल पे भी एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके 5 फ्रेम आगे चले जाना है और स्केल को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब तुम देख सकते हो कि हम इसे जब स्टार्टिंग से प्ले करते हैं तो तुम देख सकते हो कि कितना अमेजिंग सा इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है और ये कुछ ज्यादा जल्दी क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन की फ्रेम्स को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, 10 फ्रेम्स के आसपास रख लेते हैं। तो सारे की फ्रेम्स के बीच के डिस्टेंस को मैंने 10 फ्रेम्स कर दिया है। अब उसके बाद जब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कुछ इस तरह से अमेजिंग सा इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसको और स्मूथ बनाने के लिए हम सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको कंटिन्यूस बेजियर पे सेलेक्ट कर लेना है। अब ये और स्मूथ एनिमेशन हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसे और अमेजिंग बनाने के लिए इन सारे लेयर में से सिर्फ इन चारों लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड लेयर को वैसा ही रहने देना है। चारों लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्टेड लेयर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमें अप स्लाइडिंग इफेक्ट ऐड कर देना है। और मैंने जो स्टार्टिंग में 10 फ्रेम जो छोड़ा था वो इसलिए बोला था ताकि जब हम अप स्लाइडिंग इफेक्ट ऐड करें तो वो स्टार्टिंग से 10 फ्रेम तक सिर्फ कैरेक्टर इमेज बाहर आए और कैरेक्टर इमेज बाहर आने के बाद मेरा ब्रेन ओपनिंग इफेक्ट क्रिएट। तो तुम देख सकते हो ये की फ्रेमिंग की डिस्टेंस मेरी कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रही है, तो इसलिए मैं इनकी अप स्लाइडिंग इफेक्ट को यहाँ पर 10 फ्रेम के आसपास ही रख लूंगा। तो यहाँ पर मैं इस की फ्रेम को थोड़ा सा और आगे ले आता हूँ ताकि मेरा 10 फ्रेम तक ये स्लाइड अप एनिमेशन कंप्लीट हो जाए और इसके बाद मेरा ब्रेन ओपनिंग इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो। तो तुम देख सकते हो कितना अमेजिंग सा इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो ये था हमारा ब्रेन ओपनिंग इफेक्ट। इस तरह से हमें अपने ब्रेन ओपनिंग इफेक्ट को क्रिएट करना है। इसके बाद हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं अपने तीसरे इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए और यहाँ पर मैंने कुछ पीएनजीज ऐड करके रखी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक टेबल पीएनजी लिया है। टेबल के बाद फिर मैंने एक बॉक्स पीएनजी ऐड करके रखा है और बॉक्स के बाद मैंने यहाँ पर एक यूट्यूब लोगो पीएनजी ऐड करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से इन चीजों को एडजस्ट कर लिया है। हमें यहाँ पर ऐसा इफेक्ट क्रिएट करना है कि ये जो लोगो है ये बॉक्स के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़े। तुम सोच रहे हो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हम इस लोगो को यहाँ से यहाँ तक एनिमेट करवा दे तो हमें जाहिर सी बात है कि वो मिल जाएगा। तो अगर मैं इसकी पोजीशन की वाई की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो तुम देख सकते हो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है जो कि हमें सही से नहीं लग रहा कि ये लोगो उस बॉक्स में जा रहा है। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इस बॉक्स लेयर को ऊपर कर दूं और यूट्यूब के लोगो लेयर को नीचे कर दूं तो कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो सकता था। तो तुम देख सकते हो अगर मैं बॉक्स लेयर को ऊपर कर देता हूं और यूट्यूब के पीएनजी लोगो को नीचे कर देता हूं, इसके बाद अगर मैं एनिमेट करवाने की कोशिश करूं ऐसा लग रहा है कि बॉक्स के पीछे से ये जा रहा है। तो ये बॉक्स के अंदर लोगो जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस लोगो को हमें इस बॉक्स के अंदर जाने वाला इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में हमें एक की फ्रेम लगा लेना है और इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाने के बाद हमें कुछ फ्रेम्स आगे आने के बाद इसके वाई वैल्यू को इंक्रीज कर लेना है ताकि यहाँ तक हमें अपने लोगो को एंड करवाना है। अब देख सकते हो ये लोगो एनिमेट हो चुका है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इसके प्ले हेड को बिना मूव किए हमें आ जाना है सबसे पहले यहाँ पर ओपेसिटी में, और ओपेसिटी में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक रेक्टेंगुलर मास्क दिखाई दे रहा है। इस रेक्टेंगुलर मास्क को क्रिएट कर लेना है। इसके बाद इसको सही तरीके से मास्क कर लेना है। तो तुम देख सकते हो कि मैंने अपने मास्क को थोड़ा सा सही से एक्सपेंड कर लेता हूँ और देख सकते हो ये मास्क मेरा सही से एक्सपेंड हो चुका है। एक्सपेंड करने के बाद हमें अपने नीचे वाले दोनों कॉर्नर्स को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद कुछ यहाँ तक नीचे हमें ले आना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पहले पे आने के बाद हमें यहाँ पर मास्क पाथ पे की फ्रेम ऐड कर देना है और की फ्रेम ऐड
करने के बाद जब हम दूसरे की फ्रेम पे जाते हैं जहाँ पर मेरा ये लोगो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तुम देख सकते हो यहाँ जो हमारा मास्क है वो मास्क भी नीचे आ गया। जबकि हमें करना ये है कि जैसे जैसे हमारा लोगो नीचे आया वैसे वैसे ये जो हमारा मास्क है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो। जब हमारा मास्क यहाँ स्टार्टिंग में है तो ये मास्क हमारा कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये लोगो यहाँ तक कंप्लीट नीचे आ जाए तो ये मास्क पूरी तरह से कंप्लीटली ऊपर चला जाए। इस तरह से हमें कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हम स्टार्टिंग में है तो हमें मास्क पाथ पे यहाँ पर मैंने एक की फ्रेम लगा लिया, और जब हम इस लोगो के एंड तक जाएंगे तो हमें क्या करना है, अब अपने मास्क को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। इसको यहाँ तक लाने के बाद तुम देख सकते हो मेरा एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब अगर देखें तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कुछ इस तरह से इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, बट ये कुछ अभी अच्छा इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये बॉक्स के अंदर कुछ यहाँ से जाना स्टार्ट हुआ है तो इन पॉइंट्स को वहां तक हमें शिफ्ट कर लेना है, और इसको शिफ्ट कर लेने के बाद यहाँ पर हमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे हमें शिफ्ट कर लेना। अब तुम देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मैंने इसको कर लिया है क्रिएट, और यहाँ पर एक और की फ्रेम इस तरह से ऐड हो चुका है। अब तुम देख सकते हो जब मैं वापस से प्ले हेड को मूव करता हूँ तो देख सकते हो कि कुछ बॉक्स में लोगो इन होने वाला इफेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। तो तुम देख सकते हो कुछ इस तरह से इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देना चाहिए। तो देख सकते हो कुछ और ऊपर करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, मास्क फेदर को थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज कर लेना है ताकि हमें कुछ और स्मूथ एनिमेशन सा दिखाई पड़े। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से इफेक्ट यहाँ पर हमारा क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद तुम देख सकते हो जब मैं वापस से प्ले करता हूँ तो तुम देख सकते हो कुछ इस तरह से इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ, बट यहाँ पर मुझे और थोड़ा सा भी दिक्कत दिखाई पड़ रहा है कि कुछ सही से इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट को मैं और ऊपर कर लेता हूँ और इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूंगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स को ऊपर कर लेने के बाद अब तुम देख सकते हो कि कुछ इस तरह से एनिमेशन यहाँ क्रिएट हुआ है। देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा और मिस्टेक हो रहा है कि इस पॉइंट को थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, इस पॉइंट को और ऊपर करना है ताकि ये पूरा बॉक्स में अंदर जाता हुआ दिखाई पड़े। तो अब देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से की फ्रेम लगा करके हमें एडजस्ट कर लेना है मास्क को। अब देख सकते हो यहाँ पर हमें थोड़ा सा और ये दिखाई पड़ रहा है, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, इसे सही से की फ्रेम लगा लेना है ताकि ये एनिमेशन हमारा कंप्लीट सही से हो जाए। तुम देख सकते हो अब ये हमारा जो इफेक्ट है बॉक्स इन एनिमेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से तुम अपने एनिमेशन को कंप्लीट कर लेना है और मास्क पाथ को सही से ऐड कर लेना है। तो इस तरह से की फ्रेम और मास्क की हेल्प से हम अपने बॉक्स इन एनिमेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने एनिमेशन को कंप्लीट करना है, और ये था हमारा तीसरा इफेक्ट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है क्योंकि आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उस सीरीज का नाम है इफेक्ट सीरीज। इस सीरीज में हम लोग काफी कुछ डिस्कस करेंगे। यार मैंने यूट्यूब में बहुत सारे एडिटिंग ट्यूटोरियल देखे तो उसमें सारी चीज लोग ये तो बता रहे हैं कि किस टूल्स को कैसे यूज करना है प्रीमियर प्रो में, और कट कैसे लगाना है, बेसिक ट्रांजिशंस कैसे ऐड करने हैं, ये सब सारी चीजें तो बताई जा रही है, बट ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन कौन से इफेक्ट हमारे डेली यूज में काम आएंगे। तो इस सीरीज में उन्हीं सारे इफेक्ट को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वो हमारे हर प्रोजेक्ट में, हर वीडियोज में यूज होंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन, और वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन से इफेक्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपना यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है, और अब हम बात करने वाले हैं अपने पहले इफेक्ट की। तो पहला इफेक्ट है क्रॉप इफेक्ट। तो मैंने एक सैंपल के लिए वीडियो ले लिया है और इसमें हम लोग क्रॉप इफेक्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। तो मैंने इसे सेट टू फ्रेम सेट कर लिया है, और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे इसके लिए ट्राई करना है सबसे पहले क्रॉप, और क्रॉप इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो वीडियो इफेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे क्रॉप दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्रॉप इफेक्ट को हमें अपने वीडियो क्लिप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं अपने इफेक्ट कंट्रोल में। इफेक्ट कंट्रोल में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर क्रॉप इफेक्ट की सारी सेटिंग्स यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्रॉप में जो प्रॉपर्टीज तुम्हें दिख रही होंगी, लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम, इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ्ट से कट करना चाहता हूँ तो मैं लेफ्ट की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीज करने पर यहाँ पर लेफ्ट साइड से ही क्लिप जो है ये कट होना स्टार्ट हो गया है, और इसी तरह से मैं टॉप की वैल्यूज़ या राइट की वैल्यूज़ को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। और अगर मैं ये सब ना करना चाहूँ तो सिंपल मैं क्रॉप इफेक्ट पे क्लिक करूँगा। क्रॉप इफेक्ट में क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक हुक ऑप्शन आ रहा है कि इसको पकड़ के भी मैं इधर स्लाइड करके चाहूँ उधर मैं इसको कट कर सकता हूँ। इस तरीके से सीधे क्रॉप इफेक्ट में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप जिस तरह से इसको एडजस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, जिस हिसाब से भी एडजस्ट करना हो उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था क्रॉप इफेक्ट का काम, और इसके बाद हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट। तो हमारा अगला जो इफेक्ट है वो हमारा है रफ एंड एजेस। आजकल जो राउंडेड कॉर्नर्स वाले वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो राउंडेड कॉर्नर्स इसमें कैसे क्रिएट करते हैं रफ एंड एजेस की हेल्प से, और रफ एंड एजेस का बेसिकली क्या काम है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें टाइप करना होगा अपने इफेक्ट पैनल पे रफ एंड एजेस। तो आप देख सकते हो कि हमने रफ एंड एजेस टाइप कर लिया, और यहाँ पर वीडियो इफेक्ट में स्टाइलाइज में जाकर के रफ एंड एजेस इफेक्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा, और इस इफेक्ट को जस्ट हम अपने वीडियो क्लिप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे,
और रफ एंड एजेस में आने के बाद अभी यहाँ पर तुम्हें इसका इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने एक बैकग्राउंड ऐड कर लिया और मैं इसके इफेक्ट को सही से दिखाने के लिए मैं इसके स्केल को भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। जो सपोज मैंने अपने वीडियो स्केल को इतना कर लिया। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो इसके जो एजेस थे, शार्प एजेस जो थे वो अब रफेन हो गए हैं, रफ हो गए। तुम यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में इसकी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हो। यहाँ पर जो एज टाइप है वो रफेन सेलेक्ट है, यानी कि वीडियो क्लिप में अपने रफेन एजेस को या PNG में अपने रफेन एजेस को डालने के बाद इसकी जो एज टाइप है वो रफ टाइप की हो जाएगी, यानी जो शार्प एजेस थे वो रफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रफ के अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है। रफ एंड कलर है, तो यहाँ पर रफ एंड कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हो और चाहो तो कट के टाइप में भी सेलेक्ट कर सकते हो। और कट टाइप में सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो थोड़े से कट्स टाइप के इफेक्ट आ जाते हैं, यानी कि इसके शार्प एजेस कट एजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो रस्टी में जाने के बाद ये आपको रस्ट वाला इफेक्ट एक देगा, जैसे हमारे आयरन प्लेट्स में रस्ट वगैरह लग जाती है। तो इस तरह से इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग कर सकते हैं। और इसके बाद रस्टी कलर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। रस्टी कलर यूज करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा और डेप्थ आ गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर ऐड हो चुका है। रस्ट एजेस के साथ साथ उसके रस्ट कलर भी ऐड हो चुका है इसमें, जिसके कारण इसमें थोड़ा सा हमें और डेप्थ दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद हम आ जाते हैं फोटोकॉपी में। तो फोटोकॉपी में आने के बाद कुछ इस तरह का इफेक्ट में देखने को मिलता है। और इसके बाद हम अगर फोटो कलर करें तो फोटो कलर में कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखाई पड़ता है। मैं जो बताऊं कि मैं इसमें क्या यूज करता हूं, तो मैक्सिमम टाइम मैं रफ एंड प्रॉपर्टी, अदरवाइज मैं इसमें रस्टी प्रॉपर्टी को ही यूज करता हूं। इससे ज्यादा मैं इसमें से कोई और प्रॉपर्टी को जल्दी यूज नहीं करता। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रफ एंड एजेस के इफेक्ट की हेल्प से हमें कैसे अपने एजेस को राउंडेड कॉर्नर्स में कन्वर्ट करना है। एज टाइप की प्रॉपर्टी कुछ भी रहे, रफ एंड रहे चाहे रस्टी रहे, राउंडेड कॉर्नर्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एज शार्पनेस की वैल्यू जो है वो 10 होनी चाहिए फुल। उसके बाद हमें अपने फ्रैक्टल इन्फ्लुएंस की वैल्यू को 0 कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रैक्टल इन्फ्लुएंस की वैल्यू को 0 करने के बाद एंड एज शार्पनेस को फुल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो एजेस थे वो एकदम पूरे शार्प में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमें बस बॉर्डर की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा था। तो देख सकते हो कि जैसे मैं बॉर्डर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे राउंडेड कॉर्नर्स होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर तुम जितना ज्यादा बॉर्डर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे ये उतना ज्यादा राउंडेड होता जाएगा और एट दी एंड ये तुम्हें एक सर्कल के फॉर्म में, एक इलिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के दिखेगा। तो अपने हिसाब से तुम एडजस्ट कर सकते हो जिस हिसाब से तुम्हें राउंडेड बॉर्डर तुम्हारे वीडियोस में शूट करे। तो इस तरह से हम इस इफेक्ट से अपने एजेस को रफ बना सकते हैं या फिर इस इफेक्ट से हम अपने कॉर्नर्स को राउंडेड कर सकते हैं। तो इस इफेक्ट का बेसिकली यही काम था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो पिछली वीडियो में हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स के बारे में बात किया था। सबसे पहला इफेक्ट था क्रॉप इफेक्ट एंड दूसरा इफेक्ट था रफ एंड एजेस इफेक्ट। अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो तुम आई बटन पर टैप करके देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जिसको मैंने पिछली वीडियो में पूरे डिटेल में कवर किया है, तो तुम वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम अपने इफेक्ट सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना बकवास किए लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जिस इफेक्ट का नाम है ड्रॉप शैडो इफेक्ट। तो इसके लिए हमें टाइप कर लेना होगा अपने इफेक्ट्स पैनल में ड्रॉप शैडो। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रॉप शैडो आ चुका है। वीडियो इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर्सपेक्टिव में ड्रॉप शैडो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा होगा। इस इफेक्ट को जस्ट अपने सिंपली क्लिप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर मैं इफेक्ट कंट्रोल में आ जाता हूँ। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। ड्रॉप शैडो का कलर तुम्हें क्या रखना है, तुम कलर चाहे तो जो भी रख सकते हो। यहाँ पर मेरा भी ब्लैक सेट है, मैं चाहूँ तो इसको रेड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं रेड ले लेता हूँ। ड्रॉप शैडो का बेसिकली काम ये है कि ये किसी भी PNG या किसी भी वीडियो क्लिप में उसकी शैडो ऐड कर देता है। और मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि अपने वीडियो में एडिटिंग तो करते हैं बट उसमें ड्रॉप शैडो ऐड नहीं करने के कारण वो चीज़ काफी नेचुरल नहीं लगती। इसलिए जब भी हम एडिट करते हैं तो उसमें ध्यान ये बात रखनी है कि हमें हर चीज में अपने ड्रॉप शैडो ऐड करना है ताकि उसमें एक डेप्थ आ जाए, ताकि वो वीडियो नेचुरल लगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें हमने ड्रॉप शैडो को रेड कर दिया। इसके बाद में ओपेसिटी देख सकते हो। यहाँ पर इसकी ओपेसिटी 50% है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी 100 कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक एजेस टाइप में भी दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको फिट कर लेता हूँ। उसके बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्शन मेरा 135 डिग्री है और यहाँ पर डिस्टेंस देख सकते हो। डिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। अगर मैं डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाऊँ तो ये मेरा ड्रॉप शैडो कुछ इस तरह से निकल करके आता है। इसका कलर तुम जो भी चेंज करना चाहो वही कलर हो जाएगा। तो नेचुरल कलर जो होता है किसी भी शैडो का तो वो हम लोग ब्लैक ही लेते हैं, तो इसलिए हम लोग ब्लैक सेट कर लेते हैं। और ब्लैक सेट करने के बाद यहाँ पर इसकी डिस्टेंस को थोड़ी सी कम कर लेते हैं। डिस्टेंस को कम करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि एक नेचुरल लुक अप दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी सॉफ्टनेस को जरा सा बढ़ा देता हूँ। सॉफ्टनेस बढ़ाने का मतलब है कि इसके हार्ड एजेस जो है वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो इसकी वैल्यू में जैसे जैसे इंक्रीज करता जा रहा हूँ तो एक नेचुरल शैडो की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है। डिस्टेंस की वैल्यू को मैंने 15 कर लिया और तुम देख सकते हो यहाँ पर 15 वैल्यू सेट करने के बाद और इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर लेने के बाद कितना नेचुरल लुक दे रहा है हमें। चाहे अगर हम कोई टेक्स्ट लेयर का यूज कर रहे हैं, चाहे हम अपने कोई कैरेक्टर का इमेज यूज कर रहे हैं, उसमें हमें ड्रॉप शैडो ऐड जरूर करना है ताकि उसमें एक डेप्थ आ जाए। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने तो यहाँ पर एक वीडियो क्लिप यूज किया था। अभी मैं चाहूँ तो मैं एक कैरेक्टर यूज करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक
यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर ले लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर में मैं ड्रॉप शैडो यूज करूंगा। यहाँ पर देख सकते हो इसको मैंने सेट टू फ्रेम सेट कर लिया है। मैंने ड्रॉप शैडो वैल्यू इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। इसकी वैल्यू ओपेसिटी की वैल्यू को मैं 100 कर देता हूँ। इसके बाद हम अपने डिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ड्रॉप शैडो की वैल्यू को 20 कर लेता हूँ यहाँ पर, और 20 करने के बाद मैं इसकी सॉफ्टनेस की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ और इसकी डिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी डिस्टेंस की वैल्यू को मैंने अप्रोक्सीमेट 37 कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कैरेक्टर के पीछे ड्रॉप शैडो ऐड करने के बाद ये कितना नेचुरल लगने लगा है। अगर मैं चाहूँ इसका अगर मैं ड्रॉप शैडो ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये अननेचुरल सा लग रहा है। ऐसा लगता है कोई स्टिकर है जो हमने अपने पीएनजीज के ऊपर चिपका दिया है। इसलिए हमें हमेशा अपने माइंड में ये बात ध्यान रखनी है कि हम जब भी किसी भी पीएनजी जो कटआउट को यूज करें तो उसमें अपने ड्रॉप शैडो की वैल्यू को जरूर से जरूर यूज करें। तो ये था ड्रॉप इफेक्ट का काम। तो हमारे नेक्स्ट इफेक्ट का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट। इसके लिए हमें सर्च कर लेना होगा इफेक्ट पैनल में ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ब्लैक सर्च करते ही मेरे वीडियो इफेक्ट के अंदर इमेज कंट्रोल की फोल्डर में यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट तो मैं दिखाई दे रहा होगा। ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से तुम्हें पता चला होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट हम लोग यूज क्यों करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट का यूज करने का पर्पस है कि हम जब किसी पीएनजी को ब्लैक एंड व्हाइट लुक देना चाहते हो तो उसके लिए हम ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इफेक्ट को जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने क्लिप में ऐड करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे क्लिप में मेरे कैरेक्टर के इमेज में यहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट लुक आ चुका है और ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल भी लग रहा है देखने में। तो उस टाइम पे जितना प्रोफेशनल नहीं लग रहा था उतना प्रोफेशनल ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को ऐड करने के बाद और प्रोफेशनल लगने लगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को भी बहुत जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि वो वीडियो हमारी और प्रोफेशनल लगे। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट में कुछ खास प्रॉपर्टीज है नहीं चेंज करने को। इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इस इफेक्ट का सिंपल काम है कि इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने क्लिप में और उसके बाद अपने क्लिप में ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को ऐड करना ताकि वो और ज्यादा प्रोफेशनल लगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इफेक्ट सीरीज। तो यार हमने पिछली 2 वीडियोस में अपने 4 इफेक्ट को कवर कर लिया है, जिसमें कि सबसे पहला इफेक्ट था क्रॉप इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट था रफ एंड एजेस, तीसरा इफेक्ट था ड्रॉप शैडो एंड चौथा इफेक्ट था ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट। तो यार हमने पिछली 2 वीडियोस में अपने इन चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स को कवर किया है। अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो तुम आई बटन पर टाइप करके देख सकते हो। और इस वीडियो में हम आगे के इफेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, अपने इफेक्ट सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बिना बकवास किए लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जिस इफेक्ट का नाम है टिंट इफेक्ट। टिंट इफेक्ट का भी सेम काम है। जिस तरह का इफेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट करता है टिंट भी क्रिएट करता है उसी तरह का इफेक्ट, बट टिंट में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस देखने के लिए हम लोग सर्च कर लेते हैं टिंट इफेक्ट। यहाँ पर तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे वीडियो इफेक्ट के अंदर यहाँ पर कलर कलेक्शन के अंदर यहाँ पर मेरा टिंट इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं इन सब इफेक्ट को हटा लेता हूँ। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को रिमूव कर दिया ताकि मैं टिंट इफेक्ट और ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट में डिफरेंस बता दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो टिंट इफेक्ट मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया और टिंट इफेक्ट को मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कैरेक्टर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट ऐड करने के बाद जिस तरह का मेरा इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ था वैसा ही इफेक्ट सेम मेरा टिंट इफेक्ट ऐड करने के बाद क्रिएट हो गया। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मुझे और भी प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती है, जबकि ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट में सिर्फ इतना ही था कि हम उसमें सिर्फ अपने क्लिप्स में ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट ऐड कर सकते हो, उसमें और कोई प्रॉपर्टीज हमें देखने को नहीं मिलती। बट यहाँ पर देख सकते हो मैप ब्लैक टू, यानी कि अगर तुम्हारे क्लिप में कोई ब्लैक कलर है तो उस ब्लैक कलर को तुम अगर चेंज करना चाहते हो तो ब्लैक को तुम किसी और में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर ब्लैक कलर को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी कलर को मैं रेड कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा क्लिप में जितना भी ब्लैक कलर था वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेड सा इफेक्ट आ चुका है। अब मैं इसे नॉर्मल करना चाहता हूँ तो इसके लिए सिंपली मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लूंगा और अगर अब मैं व्हाइट कलर जो भी मेरे क्लिप्स में जो भी मेरे कैरेक्टर में व्हाइट कलर जो है अगर मैं उस व्हाइट कलर को हटा करके रिमूव करके कोई और कलर में उसे चेंज करना चाहता हूँ तो वो उस कलर में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रीनिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि एक ग्रीनिश लुक आ चुका है। तो यहाँ पर ये टिंट इफेक्ट का यूज हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि अगर हमारे क्लिप में या अगर हमारे कहीं पीएनजी में ब्लैक पार्ट को रिमूव करना है, अगर ब्लैक पार्ट को हटा करके अलग कलर का इफेक्ट थोड़ा सा ऐड करना है या फिर अलग कलरिश उसे हमें बनाना है, या फिर अगर हमें व्हाइट कलर को रिमूव करके कुछ अलग कलरिश उसे हमें बनाना है तो हम टिंट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर को रिमूव करके किसी और कलर को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं प्रेफर ज्यादा ये करूंगा कि तुम ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट की जगह पर मैक्सिमम टाइम पर टिंट इफेक्ट का यूज करो। और यह अमाउंट ऑफ एक और प्रॉपर्टी देख सकते हो यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ टिंट भी दिया हुआ है, तो हमें कितना टिंट रखना है उस हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम अमाउंट ऑफ टिंट 0 कर देते हैं तो ये हमारे नेचुरल लुक में आ जाता है कि जिस तरह से हमारा इमेज नेचुरल, जैसे जैसे हम अपने अमाउंट ऑफ टिंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारा जो क्लिप का कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो टिंट इफेक्ट जैसे जैसे हम 100 कर देंगे तो ये हमारा वापस से ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से टिंट इफेक्ट का भी हमें यूज करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जिस इफेक्ट का नाम है गॉसियन ब्लर इफेक्ट। अब इस गॉसियन ब्लर इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग काफी जगह पर यूज करते हैं। कई बार ऐसा प्रोसेस होता है कि काफी ज्यादा हमारा पर्सनल डेटा होता है जिसको हमें हाइड करना होता है, तो उस टाइम पे हम गॉसियन ब्लर का इफेक्ट का यूज करते हैं, जिसके कारण हमारा वो पर्सनल डेटा वीडियोज में शो ना हो और वो लीक ना हो सके। तो इस इफेक्ट को कैसे यूज करते हैं हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। और तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर लिया है। सपोज मैं इसी लेयर को मैं कॉपी कर लेता हूँ 2-3 लेयर और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं 3 लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ और
यहाँ पर मैंने इसे नेक्स्ट कर लिया और यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर गॉसियन ब्लर सर्च कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर गॉसियन ब्लर मेरा वीडियो इफेक्ट्स के अंदर ब्लर एंड शार्पन के फोल्डर में दिखाई दे रहा होगा। तो गॉसियन ब्लर को उठा करके मैं अपने जस्ट यहाँ पर नेस्टेड क्लिप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो इफेक्ट कंट्रोल में है गॉसियन ब्लर का इफेक्ट आ चुका है। तुम यहाँ पर देख सकते हो गॉसियन ब्लर के काफी सारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिख रही होंगी तुम्हें। अब देख सकते हो जैसे मैं ब्लरनेस की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो तुम यहाँ देख सकते हो कि मेरी जो टेक्स्ट लेयर जितनी सारी थी वो ब्लर हो चुकी है, मुझे क्लियरली शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ब्लर डायमेंशन है ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पे यहाँ पर है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वैल्यू को करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि जो ब्लरीनेस है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ रही है, वर्टिकल एक्सिस पे नहीं आ रही। और अगर मैं इसको सिर्फ वर्टिकल कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लरनेस की वैल्यू जो है वो सिर्फ वर्टिकल पे आ रही है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं आ रही है। तो हम इसे एक और तरीके से यूज करते हैं। इसे कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। जस्ट सपोज कि मैंने एक यहाँ पर सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने इसे सेट टू प्रिंट सेट कर लिया। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इस सर्टिफिकेट में मेरे काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि मेरी पर्सनल होगी, तो उसे मुझे कैसे हाइड करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जब मैं इसमें गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करता हूँ, गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज आ चुकी है। अब इसमें मैं ब्लरीनेस इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो ब्लरीनेस को मैं जैसे इंक्रीज करूंगा तो मेरा सर्टिफिकेट पूरा ब्लरी हो चुका है। और उसके बाद मुझे बाकी सारी चीजें दिखानी है, बस मुझे एक स्पेसिफिक पार्ट को ही ब्लर करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर कोई एक मास्क सेलेक्ट कर लूंगा, या तो मैं इलेप्टिकल मास्क सेलेक्ट कर लूंगा या फिर मैं एक रेक्टेंगुलर मास्क को ही सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं एक रेक्टेंगुलर मास्क यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा एक रेक्टेंगुलर मास्क आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि इस मास्क की वैल्यू को जैसे जैसे मैं मास्क की वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज करता जा रहा हूँ, ये मेरा स्पेसिफिक पार्ट ही मुझे ब्लर होकर के दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे ही मैंने इस रेक्टेंगुलर पर क्लिक किया तो मेरा एक मास्क ऐड होकर के आ गया, और मास्क को ऐड करने के बाद मेरा वही पार्ट ब्लर है जितना पार्ट में मैंने ये रेक्टेंगुलर पार्ट को रखा है। तो बाकी पार्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है, और जितना पार्ट मुझे नहीं शो करना उतने पार्ट में मुझे सिंपली एक रेक्टेंगुलर मास्क या इलेप्टिकल मास्क को ऐड कर देना है, जिसके कारण मेरे थोड़ी सिंसियर डेटा होंगे, वो प्राइवेट डेटा लीक नहीं होगा। तुम चाहो तो इसे कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जहां पर भी मैं इस रेक्टेंगुलर मास्क को लेकर के जा रहा हूँ ये मेरा उतना पार्ट को ब्लर कर दे रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस रेक्टेंगुलर मास्क को इन्वर्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे इन्वर्ट पे अगर क्लिक करूँ, यहाँ पर देख सकते हो इन्वर्ट करने का मतलब है कि जितना पार्ट में मेरा पहले मास्क था अब अपोजिट हो जाएगा उसका। जितने पार्ट में मेरा मास्क नहीं था उतना पार्ट ब्लर हो जाएगा, और जितने पार्ट में मास्क है उतना ही पार्ट मुझे क्लियर दिखाई देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर इन्वर्ट से हटा करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हम इन्वर्ट का भी यूज कर सकते हैं। मास्क ओपेसिटी तुम देख सकते हो, यहाँ पर मास्क ओपेसिटी को जितनी इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पर इफेक्ट इसका दिखाई पड़ेगा। मास्क ओपेसिटी इंक्रीज करने पर यहाँ मेरा ब्लरी इफेक्ट थोड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा शार्प दिखाई पड़ रहा है, और इफेक्ट को मैं कम करता जाऊंगा तो ये ब्लरीनेस खत्म हो जाती है। और यहाँ देख सकते हो कि मास्क बदल का मतलब है कि ये जो मास्क के किनारे किनारे जो इसके एजेस होते हैं वो हमें और स्मूथ हो जाएंगे। अगर मास्क बदल की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो इसके जो हार्ड एजेस थे, मास्क के जो हार्ड एजेस होंगे वो मेरे और स्मूथ हो जाएंगे, तो वो और भी अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हम गॉसियन ब्लर इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। हम अपने प्राइवेट डेटा को लीक होने से बचा सकते हैं। अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर हम कहीं पे भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उसमें मेरा अगर कोई प्राइवेट डेटा है या ईमेल आईडी या पासवर्ड है, तो उस टाइम पे हम गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड करके और उसके बाद उसमें एक मास्क क्रिएट करके उसमें अपने प्राइवेट डेटा को लीक होने से बचा सकते हैं। तो ये था गॉसियन ब्लर इफेक्ट का यूज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो यार अभी तक हमने काफी सारे इफेक्ट्स देख लिए हैं, अब हम इसके आगे के इफेक्ट्स देखने वाले हैं। और आज मैं जो 2 इफेक्ट्स बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सबसे ज्यादा वीडियोस में यूज होते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना है। और इसी के साथ हम लोग बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपना प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है। आज हम जिस इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उस सबसे पहले इफेक्ट का नाम है अल्ट्रा की इफेक्ट। तो यार प्रीमियर प्रो में अल्ट्रा की इफेक्ट का यूज ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। अब ये ग्रीन स्क्रीन क्या है? तो ग्रीन स्क्रीन के बारे में अगर तुम एक एडिटर हो तो तुम्हें मोटा मोटी आइडिया तो जरूर होगा, बट अगर नहीं है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक अपने क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने इसे ग्रीन स्क्रीन को अपने हिसाब से सेट कर लिया है। अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये प्ले होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बट मुझे इस ग्रीन स्क्रीन को, जहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये ग्रीन स्क्रीन जो आ रहा है, इस ग्रीन स्क्रीन को मुझे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम लोग जिस इफेक्ट का यूज करते हैं उस इफेक्ट का नाम है अल्ट्रा की इफेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो अल्ट्रा सर्च करने के बाद यहाँ पर मेरा वीडियो इफेक्ट में कीइंग के अंदर अल्ट्रा की इफेक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है। इस अल्ट्रा की इफेक्ट को जस्ट अपने ग्रीन स्क्रीन वाले क्लिप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल को ओपन कर लेना है। इफेक्ट कंट्रोल को ओपन करने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरा यहाँ अल्ट्रा की इफेक्ट आ चुका है और इसकी सारी सेटिंग्स भी यहाँ पर आ चुकी है। अब मुझे अगर इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है तो सबसे पहले इसके कलर पिकर के ऊपर क्लिक करना है। कलर पिकर क्लिक करने के बाद जिस भी कलर को मुझे रिमूव करना है वहां पर आकर के मुझे अपने कलर पिकर को ला करके लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट क्लिक करने के बाद ये कितना अमेजिंग सा इफेक्ट लग रहा है हमें। ग्रीन स्क्रीन पूरा रिमूव होकर के मेन पार्ट जो होता है वीडियो का वो बच जाता है। प्रीमियर प्रो यूज करने का यही फायदा है कि जिसमें अच्छी क्वालिटी में हम लोग ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत कमी भी रह जाती है तो इसमें कुछ और सेटिंग्स प्रॉपर्टीज दी होती है जिसकी वैल्यू को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करके भी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जब हमारा ग्रीन स्क्रीन कुछ इस तरह से रहे
तो इस तरह से ग्रीन स्क्रीन को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। बट जनरली अगर हम लोग शूट करते हैं अपने वीडियो को तो उस टाइम पे हम अपने ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है हमें, तब जाकर के हमारी ग्रीन स्क्रीन अच्छे तरीके से रिमूव हो पाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने अपने यहाँ पर एक वीडियो क्लिप ले लिया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन है, मुझे उसको रिमूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अल्ट्रा की इफेक्ट को अपने वीडियो क्लिप में ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद तुम यहाँ देख सकते हो अल्ट्रा की का यहाँ पर इफेक्ट खुल करके आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरा कलर पिकर आ रहा है। तो कलर पिकर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपने कलर पिकर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मैं देख सकते हो यहाँ पर मेरा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। बट यहाँ का कुछ ग्रीन स्क्रीन रिमूव नहीं हुआ, वीडियो में नॉइजिंग होने के कारण या लाइटिंग अच्छी नहीं होने के कारण अगर कुछ नॉइज रह गई है वीडियो में। तो अगर उस तरह की चीजों को भी रिमूव करना है तो यहाँ पर तुम्हारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो माटे जनरेशन तुम्हें मिल रहा है और यहाँ पर माटे क्लीन अप मिल रहा है। तो यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज करके तुम अपने वीडियो की ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके उसे और ज्यादा स्मूथ कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये चोक की वैल्यू को इंक्रीज करने पर जो एजेस होते हैं ग्रीन स्क्रीन के वो अच्छी तरीके से रिमूव हो पा रहे हैं, और सॉफ्टन की वैल्यू को इंक्रीज करने पर मेरे जो हार्ड एजेस है वो सॉफ्ट हो जा रहे हैं। और इसी तरह से मिड पॉइंट और शेडो की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके ग्रीन स्क्रीन को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आपकी वीडियोस में ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए कौन सी वैल्यू को इंक्रीज करना है और कौन सी वैल्यू को डिक्रीज करना है। यह आपको अपने वीडियो क्लिप में अल्ट्रा की को ऐड करने के बाद और सेटिंग्स को छेड़छाड़ करने के बाद ही आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि हमने कौन सी वैल्यू को कितना रखना है ताकि हमारा ग्रीन स्क्रीन कंप्लीटली रिमूव हो जाए। तो ये था हमारा अल्ट्रा की का यूज। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जिस इफेक्ट का नाम है कॉर्नर पिन इफेक्ट। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन फुटेज है। कॉर्नर पिन इफेक्ट का यूज बेसिकली इस चीज के लिए किया जाता है कि अगर हम किसी फुटेज को कहीं पे एडजस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई इमेज को कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके कॉर्नर्स को पकड़ के जस्ट फ्रेम में ला करके हमें सेट कर देना है। कॉर्नर पिन इफेक्ट का जस्ट यही काम है कि हम उसके कॉर्नर्स को पकड़ करके उसको अच्छी तरीके से उस फ्रेम में फिट कर दें। तो हम देख लेते हैं इसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले कॉर्नर पिन यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो कॉर्नर सर्च करने के बाद देख सकते हो वीडियो इफेक्ट में डिस्टॉर्ट में आने के बाद यहाँ मेरा कॉर्नर पिन दिखाई दे रहा होगा। इस कॉर्नर पिन को उठा करके अपने उस वीडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ जिस वीडियो को मुझे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं एक वीडियो क्लिप ले लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने वीडियो स्केल को थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ। मैं इसकी वाई वैल्यूज को इंक्रीज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस टीवी फ्रेम में उस वीडियो को प्ले करूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्नर पिन इफेक्ट को अपने वीडियो क्लिप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ कॉर्नर पिन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर ओपन हो चुकी है। जब मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह के यहाँ पर 4 कॉर्नर्स बन चुके हैं और इन कॉर्नर्स को ही जस्ट हमें पकड़ करके अपने टीवी फ्रेम में सेट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस सर्कल को मुझे पकड़ते जाना है और सर्कल को पकड़ने के बाद मुझे अपने यहाँ पर कॉर्नर्स में फिट करते जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो फिर मुझे एक यहाँ पर ब्लूइश कलर का यहाँ पर सर्कल दिखाई दे रहा है। तो सर्कल को पकड़ करके फिर से मुझे इसके कॉर्नर्स को पकड़ करके अपने टीवी फ्रेम में सेट कर लेना है। और बॉटम वाले कॉर्नर को मैं पकड़ करके इसको एडजस्ट कर देता हूँ अपने टीवी फ्रेम में, और इस कॉर्नर को भी मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने चारों कॉर्नर्स को एडजस्ट कर लिया है। मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये और ज्यादा क्लियर लगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा ग्रीन स्क्रीन पूरा कवर हो जाना चाहिए। इस तरह से हमें इसे एडजस्ट कर लेना है। मेरे एडजस्ट करने के बाद तुम देख सकते हो ये मेरा जो वीडियो प्लेबैक है ये मेरे टीवी फ्रेम में फिट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरे टीवी फ्रेम में ही प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कॉर्नर पिन इफेक्ट का भी यूज करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इफेक्ट सीरीज। सर हमने इफेक्ट सीरीज में अभी तक अपने काफी सारे इफेक्ट्स देख लिए हैं और ये इफेक्ट सीरीज का पार्ट 5 है। आज भी हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखने वाले हैं। तो बिना बकवास किए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। आज का जो हम सबसे पहला जो इफेक्ट देखने वाले हैं उस सबसे पहले इफेक्ट का नाम है ग्रिड इफेक्ट। मैंने यहाँ पर एक ब्लैक ग्रेडियंट बैकग्राउंड लेकर के रखा है। आजकल हमें पता है कि ग्रिड बैकग्राउंड काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो ग्रिड बैकग्राउंड बनते कैसे वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने इस ग्रेडियंट बैकग्राउंड वाले पीएनजी में हमें ग्रिड इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ग्रिड इफेक्ट अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ग्रिड। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्रिड टाइप करने के बाद यहाँ पर मेरा ग्रिड आ चुका है और ग्रिड इफेक्ट को सिंपली मुझे अप्लाई कर देना। तो एंटर प्रेस करने के बाद मेरा ग्रिड इफेक्ट इस क्लिप पे अप्लाई हो चुका है। तुम देख सकते हो मेरा यहाँ पर ग्रिड आ चुका है, लेकिन अभी ये सही से नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने इफेक्ट कंट्रोल में। इफेक्ट कंट्रोल में जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर मेरा ग्रिड इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। और ग्रिड बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो साइज फ्रॉम वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट में से हटा करके इसे विड्थ स्लाइडर सेलेक्ट कर लेना है। और विड्थ स्लाइडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली विड्थ के ऑप्शन को हमें इंक्रीज करते जाना है। देख सकते हो विड्थ के ऑप्शन को मैं जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहा हूँ तो तुम देख सकते हो मेरा ग्रिड बैकग्राउंड रेडी होता जा रहा है। और कुछ इस तरह से मुझे इतना रखना है तो मैं इस तरह से इसे एडजस्ट कर लूँगा। तो जैसे जैसे मैं विड्थ इंक्रीज करता जाऊँगा मेरे ग्रिड बैकग्राउंड में स्क्वायर्स की विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। मैं विड्थ इतना कम से कम रख लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर देखते तो ब्लेंडिंग मोड का एक ऑप्शन है। तो अभी मेरा ये ग्रिड बैकग्राउंड कुछ सही नहीं लग रहा, तो यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड हम इसका चेंज करेंगे। तो ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर नन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ब्लेंडिंग मोड में हम जिस तरह से हमें सुटेबल लगे हम उस तरह से रख सकते हैं। जैसे ऐड पे क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई पे करने के बाद देख सकते हो पूरा गायब हो चुका है। और इस तरह से अगर मैं बाय चांस स्क्रीन करता हूं तो तुम देख सकते हो। और अगर मैं ओवरले करता हूं तो ओवरले के हिसाब से ये थोड़ा सा मुझे परफेक्ट लग रहा है। बस इसके लिए मुझे थोड़ी सी अपनी ओपेसिटी को कम कर देना है।
ओपेसिटी कम कर देने के बाद देख सकते हो हमारा ग्रिड बैकग्राउंड बिल्कुल रेडी है और इतना में मुझे ग्रिड बैकग्राउंड ये परफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो तुम चाहो तो इस ग्रिड को तुम एनिमेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें एनिमेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एंकर पॉइंट में स्टार्टिंग में अपने यहाँ पर एक की फ्रेम लगा लेना है। इसके बाद हमें कुछ फ्रेम तक जहाँ तक हम इसे एनिमेट करवाना चाहते हैं वहाँ तक जाने के बाद हम अपने ग्रिड बैकग्राउंड को एक्स में मूव करवाना चाहते हैं या फिर वाई में मूव करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से हमें एक्स और वाई की वैल्यू को चेंज कर देना है। तो अगर मैं एक्स में मूव करवाना चाहता हूँ तो तुम देख सकते हो मैं एक्स की वैल्यू को मूव करके कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देता हूँ और तुम देख सकते हो जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ मेरा ग्रिड बैकग्राउंड भी यहाँ पर मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। अब मैं तुम्हें यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो ग्रिड बैकग्राउंड है ये मोशन बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो चुका है, मोशन ग्रिड बैकग्राउंड में। तो इस तरह से हमें कुछ अपने ग्रिड बैकग्राउंड को क्रिएट करना है और ग्रिड बैकग्राउंड बनाकर उसे अपने वीडियोस में यूज कर सकते हैं। तो ये था ग्रिड इफेक्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। तो यार हम अब चलते हैं अपने दूसरे इफेक्ट की तरफ। हमारा दूसरा जो इफेक्ट है उस इफेक्ट का नाम है पेंट बकेट इफेक्ट। तो पेंट बकेट इफेक्ट का यूज हम लोग बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी पीएनजी में उसका स्ट्रोक क्रिएट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ज्यादातर यूज इसी चीज में करेंगे जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में आउटलाइन उसमें लगानी होगी या फिर उसका स्ट्रोक हमें चाहिए होगा, तो उस टाइम पे हम लोग पेंट बकेट इफेक्ट का यूज करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसे किस तरह से क्रिएट करते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर YouTube का लोगो यहाँ पर मैंने उठा करके ले लिया है। मुझे इसमें सबसे पहले अप्लाई करना है पेंट बकेट इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं पेंट बकेट इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ। मैंने पेंट बकेट सर्च कर लिया है और देख सकते हो कि मैं जो इफेक्ट है मैं इफेक्ट पैनल में सर्च ना करके यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। और ये एक तरह का प्लगइन होता है, एक कैलिबर प्लगइन। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था, तो तुम चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद तुम इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद तुम भी अपने इफेक्ट को इतनी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेंट बकेट इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं सिंपली एंटर प्रेस करके अप्लाई कर दूंगा। तुम देख सकते हो यहाँ पर पेंट बकेट मेरा अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो इफेक्ट कंट्रोल में आने के बाद यहाँ पर मेरा पेंट बकेट इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो बेसिकली हमें अपने ऑब्जेक्ट में स्ट्रोक कैसे लगाना, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, फिल सेलेक्टर में यहाँ पर कलर एंड अल्फा को सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपेसिटी पे क्लिक कर लेना है। और ओपेसिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रोक ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर स्ट्रोक में आने के बाद हमें सिंपली स्ट्रोक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। स्ट्रोक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो अभी तुम्हें स्ट्रोक कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि स्ट्रोक का कलर भी वही है और अभी मेरे लोगो का कलर भी वही दिखाई दे रहा है। तो मैं स्ट्रोक का कलर मैं सिंपली यहाँ पर व्हाइट पे कर लेता हूँ और देख सकते हो मैंने जैसे ही स्ट्रोक का कलर व्हाइट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब के लोगो में आउटलाइन बन करके आ गई है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो स्ट्रोक की विड्थ यहाँ पर दी हुई 3। अगर मैं स्ट्रोक की विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक की विड्थ अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकता हूँ। एक और ऑब्जेक्ट में मैं तुम्हें यहाँ पर स्ट्रोक क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर ले लिया है। यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट में भी पेंट बकेट इफेक्ट अप्लाई करके तुम्हें स्ट्रोक क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो पिछले क्लिप में यहाँ पर पेंट बकेट यहाँ पर अप्लाई किया था। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस पेंट बकेट इफेक्ट को यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस कैरेक्टर में और इस कैरेक्टर वाले पीएनजी में कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो तुम देख सकते हो कंट्रोल वी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर भी पेंट बकेट इफेक्ट यहाँ पर मेरा आ चुका है और इस पूरे कैरेक्टर में यहाँ पर मेरी आउटलाइन क्रिएट हो चुकी है। तो जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में आउटलाइन या स्ट्रोक चाहिए होता है उस टाइम पे हम पेंट बकेट इफेक्ट का यूज करते हैं। तो ये था पेंट बकेट इफेक्ट और इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट में आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इफेक्ट सीरीज। तो यार ये हमारे इफेक्ट सीरीज का पार्ट 6 है। इससे पहले हमने 5 पार्ट कवर कर लिए हैं, ये छठा पार्ट है। इस वीडियो में भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम लोग सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और जो सबसे पहला इफेक्ट है जो हम लोग आज बात करने वाले हैं उस सबसे पहले इफेक्ट का नाम है ट्रैक मैट की इफेक्ट। ट्रैक मैट की इफेक्ट का बेसिकली यूज हम लोग जब 2 लेयर को मिला करके मास्क करना पड़ता है या हम लोग जब 2 चीज मिला करके एक साथ प्ले करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम लोग ट्रैक मैट की इफेक्ट का यूज करते हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो बेसिकली जब हम इसे एग्जांपल में देखेंगे तो वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हो मैंने एक फ्लैग का स्टॉक फुटेज ले लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। मैं इस फ्लैग लेयर को भी थोड़ा साइड कर देता हूँ। तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लेयर ले लिया है। तो तुम देख सकते हो कि मैंने अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से और इसमें मैंने फ्लैग लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा एक फ्लैग का यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरा एक वीडियो क्लिप। तो इस वीडियो क्लिप को मैंने यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ और तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने फ्लैग को नीचे रख लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो फ्लैग का वीडियो है वो मेरे इस टेक्स्ट के अंदर रिवील हो। तो इस तरह की चीजों को जब हमें क्रिएट करना पड़ता है, जब हम एक लेयर में दूसरे लेयर की मास्किंग करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग ट्रैक मैट की इफेक्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ट्रैक मैट की इफेक्ट सर्च कर लेना। तो आप देख सकते हो ट्रैक मैट की यहाँ पर आ चुका है और ट्रैक मैट की को यहाँ पर मैंने स्टॉक फुटेज वाले क्लिप में अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा ट्रैक मैट की यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर माटे दिया हुआ है। तो माटे यहाँ पर मतलब होता है लेयर। तो हम लोग कौन से लेयर में इसको मास्क करना चाहते हैं वहाँ पर ये लेयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर नन लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे जो टेक्स्ट है उस पर हम इस स्टॉक फुटेज को मास्क करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर वीडियो नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेंगे और वीडियो नंबर 3 को सेलेक्ट करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो जो स्टॉक फुटेज था मेरा फ्लैग का वो यहाँ पर अब मेरे टेक्स्ट लेयर के अंदर यहाँ पर मास्क हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना अमेजिंग सा ये इफेक्ट क्रिएट हुआ है। तो कुछ इस तरह के इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए जब हमें एक लेयर में दूसरे लेयर की मास्किंग करनी होती है उस टाइम पे हम लोग ट्रैक मैट की इफेक्ट का यूज करते हैं। और तुम चाहो तो यहाँ पर स्टॉक फुटेज को चेंज भी कर सकते हो। तो रिप्लेस करने के बाद देख सकते हो मेरा इसमें ट्रैक मैट की इफेक्ट अप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जो ट्रैक मैट की हमने इसमें अप्लाई किया था वही ट्रैक मैट की यहाँ से कॉपी करके और अपने इस नए
क्लिप में, जिसको हमें मास्क करना है अपने टेक्स्ट लेयर में, उसमें ला करके हमें कंट्रोल वी कर देना है। तो यहाँ पर कंट्रोल वी करने के बाद तुम देख सकते हो फिर वापस से ये हमें दूसरा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। हमने अपने फ्लैग वाले लेयर को मास्क किया अपने टेक्स्ट लेयर में, उसी तरह से हमने इस क्राउड वाले लेयर को भी अपने फ्लैग वाले टेक्स्ट के अंदर मास्क कर लिया है। तो जब हमें एक लेयर की दूसरे लेयर में मास्किंग करनी पड़ती है, ऐसी चीज़ों को क्रिएट करना पड़ता है, तो उस टाइम पर हम लोग ट्रैक मैट की इफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये था ट्रैक मैट की इफेक्ट का यूज़। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। तो हमारा अगला जो इफेक्ट है वो इफेक्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लिप। ये दोनों इफेक्ट अलग अलग हैं, बट इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसलिए हम लोग एक साथ ही इसे समझ लेंगे। यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा कि फ्लिप का ऑप्शन है, मतलब हम इसे फ्लिप कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं या फिर वर्टिकली हम लोग फ्लिप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक हैंड गेस्चर का पीएनजी ले लिया है। यहाँ पे इस हैंड गेस्चर के पीएनजी से हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप को समझने में काफी आसानी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं इसके ऊपर फ्लिप टाइप करता हूँ, देख सकते हो जैसे मैंने इसके ऊपर फ्लिप टाइप किया तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप दोनों आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टल फ्लिप यहाँ पर क्लिक कर लेना है। हॉरिजॉन्टल फ्लिप अप्लाई करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्लिप जैसे ही मैंने किया तो ये देख सकते हो ये मेरे कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी ये लेफ्ट हैंड का गेस्चर है। और जब मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्लिप को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये राइट हैंड का गेस्चर है। तो इस तरह से हमें हॉरिजॉन्टल फ्लिप का ऑप्शन को यूज करना है। और जब हॉरिजॉन्टल फ्लिप को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ वर्टिकल फ्लिप, यहाँ पर देख सकते हो फ्लिप टाइप करने के बाद फिर से यहाँ पर वर्टिकल फ्लिप आ चुका है। तो यहाँ पर फ्लिप टाइप करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंस दोनों में। जब मैं इस वर्टिकल फ्लिप के ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ तो ये नीचे से ऊपर की तरफ था, लेकिन जब मैं इस वर्टिकल फ्लिप के ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये वर्टिकल फ्लिप का ऑप्शन हमें कुछ इस तरह से हैंड गेस्चर को फ्लिप करके दे रहा है। तो इस तरह से कुछ हमें अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप ऑप्शंस को यूज करना है। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लिप में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, एक इफेक्ट हमें हॉरिजॉन्टली फ्लिप करके दे देगी और दूसरा इफेक्ट जो होता है वो हमें वर्टिकली फ्लिप करके दे देता है। तो ये थे आज के इफेक्ट्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।